अध्याय 41 शेयरों का हस्तांतरण। पापा, क्या हम यहीं दादी ल्यू का इंतजार करें? शिनशिन ने पूछा। यूं मो ने मुस्कुराकर समझाया। शिनशिन, दादी ल्यू अब वहाँ एक नया जीवन शुरू कर चुकी हैं। हमें बार बार जाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ओह, यूं मो की बात सुनते ही दोनों बच्चियों के मन का दुख जल्दी ही दूर हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खड़े होकर यूं मो ने पूरे मिंगे सेमेट्री की ओर देखा। अधिकांश कब्रें पूरी तरह निस्तेज थीं, जबकि केवल कुछ ही कब्रों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उनमें सबसे अधिक चमक रही थी ल्यू शूचिंग की कब्र। ये सुनहरी आभाएं मृतकों द्वारा जीवन में अर्जित पुण्य का प्रतीक थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय पूरे फंघाई शहर की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। पिछली रात से ही फंघाई के सबसे शक्तिशाली सू फैमिली ने पूरे परिवार की ताकत लगाकर जिंग फैमिली पर प्रतिबंध लगा दिया था। तस्करी और नकली सामान से जुड़े हुए सभी सबूत जो सू फैमिली के पास थे, सीधे पीपल्स कोर्ट में सार्वजनिक कर दिए गए। कुछ ही समय में जिंग फैमिली के अधिकांश सदस्य या तो गिरफ्तार हो गए या फिर भाग निकले। एक विशाल परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। फंघाई में जिंग फैमिली का पूरा क्षेत्र शीघ्र ही सू फैमिली के नियंत्रण में आ गया। इसके लिए सू फैमिली को भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन सू लॉन्ग की नज़र में पेयुंग पिल्स की वे 10 गोलियां और यूमो की मित्रता इस कीमत से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोपहर को जब यूमो और उसका परिवार सब्जियां खरीदकर वापस विला नंबर 6 पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि बाहर सू यिंग और सू यान पहले से उनका इंतजार कर रही थीं। उनके साथ सू फैमिली के मुखिया सू लॉन्ग और उनके बड़े भाई सू लिन भी आए थे। श्रीमान यूंग, मिस लैन। सू लॉन्ग ने सू लिन को आगे करते हुए अभिवादन किया। सू यिंग ने परिचय कराया। यूमो, ये मेरे पिता सू लॉन्ग वर्तमान सू फैमिली के मुखिया हैं, और ये मेरे बड़े चाचा सू लिन हैं। औपचारिकता की जरूरत नहीं, अंदर आइए। यूमो समझ गया कि वे लोग काम पूरा करके आए हैं। चूंकि वे स्वयं उसके घर आए थे और उसकी सहायता कर रहे थे, इसलिए उसने लिडू ब्यूटी स्किन के पुराने मामलों को आगे नहीं बढ़ाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर में न नौकर थे और न ही कोई आया। सूइंग बिल्कुल अपने घर की तरह सहज होकर रसोई में गई और सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सू लॉन्ग बैठने की बजाय सीधे दोनों बच्चियों के पास पहुंचे। तुम दोनों ही शीशी और शिनशिन हो ना? आओ, दादाजी तुम्हारे लिए कुछ खिलौने लाए हैं। देखो, पसंद आते हैं या नहीं? उन्होंने एक बड़ा बैग खोला जिसमें गुड़िया, टेडी बियर, बिल्डिंग ब्लॉक और तरह तरह के खिलौने भरे हुए थे। यूमो ने दोनों बच्चियों से कहा, अगर पसंद है तो ले लो। बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ उपहार ठुकराना नहीं चाहिए। धन्यवाद अंकल। दोनों बच्चियां खिलौने लेकर खुशी खुशी खेलने दौड़ गईं। उनका अंकल कहना सू लॉन्ग को बहुत अच्छा लगा। कम से कम इसका अर्थ था कि यूमो उन्हें अपनी ही पीढ़ी का मानता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सू लॉन्ग ने 3 दस्तावेज निकालकर यूमो को दिए। श्रीमान यूं, आपकी इच्छा के अनुसार यह मेरे बड़े भाई के लिडू ब्यूटी स्किन के 30% शेयरों के हस्तांतरण का दस्तावेज है। दूसरा दस्तावेज जिंग फैमिली के 7% शेयरों का प्रमाण है। जैसे ही आप नीचे हस्ताक्षर करेंगे, कुल 37% शेयर आपके हो जाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूमो ने सरसरी नजर डाली। सरकारी मुहरें और सभी विवरण सही थे। वह हस्ताक्षर करने ही वाला था कि अचानक कुछ सोचकर रुक गया। उसने कलम लैन केके की ओर बढ़ा दी। केके, इन दोनों दस्तावेजों पर तुम्हें हस्ताक्षर करने होंगे। क्या? मैं नहीं कर सकती। लैन केके घबरा गई। यूमो ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, अगर मैं हस्ताक्षर करूंगा तो बेवजह बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। लेकिन तुम अलग हो, चाहे यू फैमिली, शी फैमिली या हांगकांग आइलैंड की तथाकथित फंग फैमिली हो। वे तुम्हें नहीं जानते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिए तो क्या मैं लिडू ब्यूटी स्किन की अध्यक्ष नहीं बन जाऊंगी? मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। लैन के झिझक गई। यूमो ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, कंपनी चलाने वाला कोई और होगा। तुम सिर्फ नामात्र की अध्यक्ष रहोगी। ठीक है। उस पर लैन के को लगा कि वह बिल्कुल बेकार है। वह केवल यूमो पर निर्भर थी और कंपनी चलाने या व्यापार की कोई समझ भी नहीं रखती थी। आखिर लैन फैमिली ने कभी उसे उत्तराधिकारी की तरह नहीं पाला था। उसने विश्वविद्यालय में साहित्य पढ़ा था क्योंकि उसे वही पसंद था। व्यापार और वित्त के बारे में वह लगभग कुछ भी नहीं जानती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हस्ताक्षर पूरे होने के बाद लैन के पास अब किंग से 1% अधिक शेयर थे। आज से लिडू ब्यूटी स्किन की अध्यक्ष आधिकारिक रूप से बदल चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सू लॉन्ग ने गंभीर स्वर में कहा, श्रीमान यूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 1 महीने के भीतर जिंग फैमिली का कोई भी सदस्य फंघाई में दिखाई नहीं देगा। यूमो ने संतोष से सिर हिलाया। उसे सू लॉन्ग का रवैया पसंद आया। जो लोग उसके लिए ईमानदारी से काम करते थे, उन्हें वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था।
उसने हल्के से हाथ लहराया। अचानक एक पारदर्शी जैड की छोटी शीशी सू लॉन्ग के सामने प्रकट हो गई। श्रीमान, यह। सू लॉन्ग के हाथ कांप उठे। यूमो ने कहा, ये ची एनहांसमेंट पिल है। इसे खाने के बाद तुम डिवाइन कनेक्शन रेल्म में प्रवेश कर सकोगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इन साधारण शब्दों ने सू लॉन्ग के मन में तूफान खड़ा कर दिया। डिवाइन कनेक्शन रेल्म, मैं डिवाइन कनेक्शन रेल्म में पहुंच सकता हूं। वह यही शब्द बार बार मन ही मन दोहराने लगा। पिताजी, पिताजी। आखिरकार सू यिंग ने उन्हें हिलाकर होश में लाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यूमो ने कहा, आज मैंने सू फैमिली का व्यवहार देख लिया। जो लोग मेरे लिए काम करते हैं उनके साथ मैं कभी अन्याय नहीं करता। सू लॉन्ग तुरंत उठकर दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं सू लॉन्ग आपका धन्यवाद करता हूँ। आज से चाहे श्रीमान यू जो भी आदेश दें, मेरी सू फैमिली आग और पानी में कूदने से भी पीछे नहीं हटेगी। जरूरत पड़ी तो प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यूमो ने केवल हाथ हिलाकर उन्हें विदा होने का संकेत दिया। उसकी दोनों बेटियों को भूख लग चुकी थी। ये देखकर सू यिंग अपने पिता और अन्य लोगों को लेकर विला नंबर 6 से बाहर निकल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूरे समय सू लिन ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसी समय सू यान के मन में अचानक यूमो की आवाज़ गूंजी। सू यान, सू लॉन्ग को याद दिला देना कि वह सू लिन से सावधान रहे। बाहर निकलते ही सू यान कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। पीछे मुड़कर देखा तो यूमो पहले ही रसोई में जाकर खाना बनाने में व्यस्त हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजधानी यू फैमिली के विशेष आतिथ्य के बाद हांगकांग आइलैंड के सबसे अमीर व्यक्ति फंग जियनजैंग आखिरकार कीन किंग के साथ शेयर खरीदने की बातचीत तक पहुंच गए। बेहद अनिच्छा के बावजूद कीन किंग को यू फैमिली के दबाव में आकर शेयर हस्तांतरण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने पड़े। जैसा अनुमान था, यू फैमिली को $1 अरब से अधिक मूल्य की संपत्ति प्राप्त हो गई, लेकिन उस धन का एक भी हिस्सा कीन किंग का नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर शी फैमिली के विला में जब कीन ली को पता चला कि कीन किंग को जबरन शेयर ट्रांसफर पर हस्ताक्षर करने पड़े हैं, तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसके हाथ का मोबाइल लगभग टूट गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि कीन किंग ने लिडू ब्यूटी स्किन के लिए कितनी मेहनत और समर्पण किया था। कंपनी की अधिकांश महिला कर्मचारी भी पिछले 10 वर्षों से उसकी घनिष्ठ साथी थीं। ऐसे में वह कैसे चुपचाप किसी बाहरी व्यक्ति को पूरी कंपनी पर अधिकार करते देख सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन शीघ्र ही शी क्वांगफेंग एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने पूरे फंघाई को हिला दिया। जिंग फैमिली का पूरी तरह सू फैमिली में विलय हो चुका था। उस दिन के बाद फंघाई की 4 महान परिवारों में केवल 3 ही शेष रह गए। चूंकि शी क्वांगफेंग स्वयं भी लिडू ब्यूटी स्किन का एक शेयरधारक था और शी फैमिली के सू फैमिली से अच्छे संबंध थे, इसलिए उसे अंदर की जानकारी मिल गई थी। जिंग फैमिली पर कार्रवाई का सबसे बड़ा कारण केवल एक था, सू फैमिली लिडू ब्यूटी स्किन में मौजूद उनके 7% शेयर हासिल करना चाहती थी। अध्याय 42, कियान परिवार पर महान आपदा। उधर पूरे फांगहाई में एक और भयावह घटना घट रही थी। जियान परिवार के पतन के बाद उसी रात खबर फैल गई कि कियान परिवार पर भी विनाश टूट पड़ा है। पूरे फांगहाई में दहशत फैल गई। उस रात अनगिनत लोग सो नहीं सके, यहाँ तक कि सी ईगल स्क्वाड भी तुरंत सतर्क कर दिया गया। जियांग ताओ, जो जल्दबाजी में कियान परिवार की हवेली पहुंचा, देखा कि एक व्यक्ति रास्ता रोके खड़ा है, लेकिन वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेन हान था, जिसे उसने पहले लियू परिवार की हवेली में देखा था। उसे आज भी वह दृश्य याद था जब लियू परिवार के 53 लोगों के शव ताबूतों में रखे गए थे। वे 53 ताबूत अब भी लियू परिवार की हवेली में मौजूद थे। ऐसे व्यक्ति पर हाथ डालने की हिम्मत जियांग ताओ में नहीं थी। अधिकारी जियांग, हमारे पेविलियन मास्टर ने आदेश दिया है कि मैं कल चेन घंटे पर कियान परिवार से एक वस्तु लेने आऊं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस उथल पुथल में हस्तक्षेप न करें। चेन हान ने शांत स्वर में कहा, पागल ड्रैगन, इसका क्या मतलब है? पूरा कियान परिवार विनाश के कगार पर है और तुम हमें लोगों को बचाने से रोक रहे हो। जियांग ताओ ने क्रोध से कहा, पेविलियन मास्टर ने कहा है कि कियान परिवार की यह विपत्ति उन्होंने स्वयं बुला ली है। अधिकारी जियांग, मैं आपको रोककर वास्तव में आपकी रक्षा कर रहा हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कियान परिवार के साथ जो हुआ उसके पीछे वही व्यक्ति है? पागल ड्रैगन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हारे मौन सम्राट मंडप पर पहले ही ड्रैगन सोल की नजर पड़ चुकी है। जियांग ताओ गरजा। चेन हान ने केवल एक लंबी सांस छोड़ी। यदि आप जिद करके भीतर जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं तो केवल पेविलियन मास्टर के आदेश से यहाँ कुछ लेने आया हूँ। ये कहकर वह एक और हट गया। जियांग ताओ ने ठंडी फूंफकार भरी और अपने दस्ते को भीतर ले गया। पीछे से चेन हान की आवाज़ गूंजी, अधिकारी जियांग, भीतर जाना आपका अपना निर्णय है। यदि कुछ हो जाए तो बाद में मुझे दोष मत दीजिए।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक अधीनस्थ ने धीमे स्वर में पूछा, कैप्टन, क्या हम चेन हान के जाल में नहीं फंस रहे? जियांग ताओ ने गंभीर स्वर में कहा, पागल ड्रैगन चेन हान अपने नाम के अनुरूप है। वह ऐसी नीच चालें नहीं चलेगा, और उसके पीछे जो व्यक्ति है वह बेहद रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि ड्रैगन सोल के बुजुर्ग भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। सब लोग सावधानी से आगे बढ़ो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैप्टन, ये किसी जंगली जानवर की दहाड़ जैसी आवाज़ है। सब लोग चुप रहो, पेट के बल आगे बढ़ो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही वे कियान परिवार की हवेली में दाखिल हुए, उनके सामने का दृश्य देखकर अनुभवी जियांग ताओ भी सन्न रह गया। कियान परिवार के सभी लोगों की आंखें रक्तिम थीं। वे पागलों की तरह गुर्रा रहे थे। पूरी हवेली किसी ज़ॉम्बी से घिरे शहर जैसी लग रही थी। आसमान पर काले धुएं का विशाल बादल छाया हुआ था। उसके भीतर दो विशाल आंखें लगातार नीचे से उठ रही दुष्ट ऊर्जा को निगल रही थीं। धीरे धीरे वे दोनों आंखें रक्त लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में दो विशाल लालटेन लटक रही हों। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ड्रैगन, कैप्टन, ये तो दिव्य ड्रैगन है। सी ईगल स्क्वाड के सदस्य अवाक होकर आसमान की ओर देखने लगे। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसने भी उन आंखों में देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। दांत बाहर निकल आए, मुंह से लार टपकने लगी। वे भी कियान परिवार के लोगों जैसे बन गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाओ छी। जियांग ताओ ने तुरंत हृदय शुद्धि मंत्र का जाप किया। आश्चर्यजनक रूप से, जो छोटा सा मंत्र उसने कभी संयोग से शाओलिन मंदिर में सीखा था, उसने प्रभाव दिखाया। क्षण भर में उसके दस्ते और कियान परिवार के प्रभावित लोग होश में लौट आए। उनमें कियान जियाहाओ और उसकी पोती कियान चियाओ भी शामिल थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जियांग ताओ नहीं जानता था कि यह कोई दिव्य ड्रैगन नहीं, बल्कि दुष्ट ऊर्जा से बना दुष्ट ड्रैगन था। और दुष्ट ड्रैगन सबसे अधिक बौद्ध स्वर्णिम आभा से डरता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चारों ओर बिखरे कटे हुए हाथ पैर और लाशें देखकर होश में आई कियान चियाओ डर से चीख उठी और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पोती, तुम ठीक हो? मोटे शरीर वाला कियान जियाहाओ तुरंत उसे संभालने दौड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस दुष्ट ड्रैगन की आंखों में मत देखो, पहले लोगों को बचाओ, जियांग ताओ ने आदेश दिया। फिर वह स्वयं कियान जियाहाओ के पास पहुंचा। सब कैसे हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जल्दी मेरी पोती को बचाओ। कियान जियाहाओ ने जियांग ताओ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपना उद्धारकर्ता मिल गया हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाओ छी, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। कियान चियाओ को उठाकर जियांग ताओ हवेली से बाहर निकलने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन दुष्ट ड्रैगन उन्हें कैसे जाने देता? उसकी विशाल पूंछ बिजली की गति से आई। एक ही प्रहार में जियांग ताओ और कियान चियाओ हवा में उछल गए। जियांग ताओ ने अपने शरीर से कियान चियाओ को पूरी तरह ढक लिया। पूंछ का पूरा वार उसकी पीठ पर पड़ा। उसके मुंह से खून फूट पड़ा। वह कई बार जमीन पर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैप्टन, सी ईगल स्क्वाड के सदस्य दौड़ पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मत आना। इसी क्षण दुष्ट ड्रैगन की पूंछ फिर से हवा चीरती हुई आई। पहले ही प्रहार में जियांग ताओ की सुरक्षात्मक ची पूरी तरह टूट चुकी थी। इतने कम समय में वह उसे फिर से नहीं बना सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धड़ाम। लेकिन इस बार वार उस पर नहीं पड़ा। उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह था कियान जियाहाओ। उसने अपनी सुरक्षात्मक ची फैलाकर दुष्ट ड्रैगन की पूंछ को रोक दिया। हालांकि उसी क्षण उसके मुंह से भी खून की धारा निकल पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अधिकारी, मैं अपनी पोती कियाओ आपको सौंपता हूँ। ये बूढ़ा अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन मेरी पोती निर्दोष है। कृपया उसे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके ले जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जियांग ताओ जानता था कि वह दुष्ट ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता। कियान जियाहाओ द्वारा बनाए गए उस छोटे से अवसर का लाभ उठाकर उसने कियान चियाओ को उठाया और तेजी से बाहर भागा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन दुष्ट ड्रैगन इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने देता? धरती की अग्नि की एक भीषण लपट उनकी ओर दहाड़ती हुई आई। उसकी तपिश इतनी भयानक थी कि जियांग ताओ को लगा उसका शरीर भाप बन जाएगा। लाल अग्नि की लहरों ने पल भर में उसे पूरी तरह घेर लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नहीं। अपनी पोती को आग के समंदर में गिरा देखकर कियान जियाहाओ की आंखों में असीम पश्चाताप भर गया। सब उसकी गलती थी। सब कुछ उसी की वजह से हुआ। उसने उस दिन उस युवक से लोहे की पगोडा छीनने की जिद क्यों की? उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी? वह वास्तव में उस लोहे की पगोडा को रखने के योग्य नहीं था। अध्याय 43। लौह स्तूप की वापसी। जियांग ताओ जिस भयानक गर्मी की उम्मीद कर रहा था, वह नहीं आई। उस क्षण उसे केवल अपनी बाहों में मौजूद लड़की के शरीर की हल्की गर्माहट महसूस हुई।
हाय, मैंने तुम्हें कहा था कि अंदर मत आओ, लेकिन तुम्हें तो आना ही था। जियांग ताओ ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने खड़े व्यक्ति को देखा। पागल ड्रैगन चेन हान, दिव्य संपर्क क्षेत्र, वह बुदबुदाया। धरती की अग्नि की अनगिनत धाराएं चेन हान द्वारा छोड़ी गई गैंगची से पूरी तरह रोक दी गई थीं। और सही मायने में वह अब साधारण गैंगची नहीं रही थी, वह आध्यात्मिक शक्ति बन चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समय को दोपहर 3 बजे पीछे ले चलते हैं। चेन हान अभी अभी सर्वोच्च शुद्ध अराजक कला के दूसरे स्तर तक पहुंचा था और प्रसन्न होकर विला नंबर 6 में युनमो से मिलने आया। युनमो उस समय औषधि तैयार कर रहा था। आधार स्थापना क्षेत्र, बुरा नहीं, 3 दिन से भी कम समय में तुम ची शोधन के अंतिम चरण से आधार स्थापना के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गए। तुम्हारी प्रतिभा ठीक ठाक है, युनमो ने संतोष से कहा। स्वर्गीय मंडप की नीलामी समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारे ठिकाने पर आऊंगा। चेन हान उत्साहित हो उठा। स्वामी, क्या इसका अर्थ है कि आपने मुझे मौन सम्राट मंडप का संचालन करने की अनुमति दे दी? फिलहाल के लिए, युनमो ने शांत स्वर में कहा। स्वामी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। कुछ क्षण बाद चेन हान बोला। स्वामी, तियान फैंग ने बताया कि कल कियान परिवार को दिए गए 3 दिन पूरे हो जाएंगे। आपके क्या आदेश हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्विश, युनमो ने एक साधारण सी रस्सी उसकी ओर उछाल दी। ये पृथ्वीवश रस्सी है। आज रात कियान परिवार की हवेली में प्रतीक्षा करना। चेन घंटे पर इस रस्सी का उपयोग करके उस दानव को पकड़कर वापस ले आना जो कियान परिवार का विनाश कर रहा है। इसके बाद उसने चेन हान को पृथ्वीवश रस्सी का प्रयोग करना भी सिखाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वर्तमान में, जियांग ताओ ने आश्चर्य से चेन हान को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बचाओगे। चेन हान ने सिर हिलाया। तुम गलत हो, तुम्हें बचाने का निर्णय मेरा नहीं था बल्कि पैविलियन मास्टर का था। कुछ समय पहले उसने युनमो को फोन करके बताया था कि सी ईगल स्क्वाड कियान परिवार की हवेली में प्रवेश कर चुका है। जब युनमो को पता चला कि जियांग ताओ भी वहां है तो उसने तुरंत चेन हान को कार्रवाई करने का आदेश दिया। युनमो की नज़र में, पूरा कियान परिवार मिलकर भी जियांग ताओ की जान जितना मूल्यवान नहीं था। कह सकते हैं कि अकेले जियांग ताओ ने अप्रत्यक्ष रूप से पूरे कियान परिवार की जान बचा दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सावधान, चेन हान के बोलते ही दुष्ट ड्रैगन की विशाल पूंछ फिर उनकी ओर झपटी। जियांग ताओ को पूरा विश्वास था कि इतना भयानक आक्रमण दिव्य संपर्क क्षेत्र के चेन हान के लिए भी रोकना असंभव होगा, लेकिन इस बार वह पूरी तरह गलत साबित हुआ। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेन हान मुस्कुराया। सिर्फ एक मामूली जानवर। उसने पृथ्वीवश रस्सी को आकाश में उछाल दिया। जैसा युनमो ने सिखाया था उसने जटिल मंत्र का उच्चारण किया। क्षण भर में रस्सी सुनहरी आभा से चमकने लगी। दुष्ट ड्रैगन की पूंछ चेन हान से कुछ ही इंच दूर रुक गई। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। रस्सी जीवित प्राणी की तरह घूमती हुई दुष्ट ड्रैगन के शरीर पर लिपट गई। वह चाहे जितना तड़पें, छूट नहीं सका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मंत्र लगातार चलता रहा। रस्सी धीरे धीरे कसती गई। दुष्ट ड्रैगन दर्द से गर्जना करने लगा। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। अंततः वह एक लोहे के स्तूप में बदल गया जो उड़कर सीधे चेन हान के हाथ में आ गिरा। स्तूप के चारों ओर पृथ्वीवश रस्सी लिपटी हुई थी। भीतर से समय समय पर ड्रैगन की गर्जना सुनाई दे रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार्य पूरा हुआ। चेन हान ने कियान परिवार के लोगों की ओर दोबारा देखा तक नहीं। उसने लौह स्तूप को समेटा और अपने लोगों को लेकर हवेली से निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जियांग ताओ अब भी स्तब्ध खड़ा था। आज का चेन हान उसे असीम शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था, विशेषकर उसके हाथ का वह जादुई खजाना जिसकी तुलना ड्रैगन सोल के सर्वोच्च दिव्य हथियारों से की जा सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक रात बीत गई। कियान परिवार को भयानक क्षति पहुंची। सैकड़ों सदस्यों में से केवल 30 से भी कम जीवित बचे। कियान चियाओ को जियांग ताओ अस्पताल ले गया, जबकि कियान जियाहाओ को चेन हान अपने साथ ले गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह चेन हान कांपते हुए कियान जियाहाओ को लेकर युनमो की विला के बाहर खड़ा था। जैसे ही युनमो बाहर निकला, कियान जियाहाओ ने उसे पहचान लिया। यही वही युवक था जिससे वह पहले खजाना छीनने आया था। चेन हान की भयावह शक्ति याद करते ही उसका पूरा शरीर और अधिक कांपने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वामी, चेन हान ने दरवाज़ा खोला और उसे युनमो के सामने ले आया। चेन हान को युनमो के प्रति इतना सम्मान दिखाते देखकर कियान जियाहाओ डर के मारे सीधे घुटनों पर गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युनमो ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने चेन हान से लौह स्तूप लिया। चेन हान ने देखा जो दुष्ट ड्रैगन पूरी रात स्तूप के भीतर उग्र बना रहा था, युनमो के हाथ में आते ही कांपने लगा। वह स्तूप के भीतर ही सिर झुकाकर लेट गया, ठीक उसी तरह जैसे उसके बगल में घुटनों पर बैठा कियान जियाहाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
बुरा नहीं, वास्तव में ये प्राचीन दिव्य जाति का वंशज है। युनमो ने हल्की प्रशंसा की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेन हान ने पूछा, स्वामी, इस व्यक्ति का क्या किया जाए? युनमो ने विला की ओर देखा। के योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद लानके के हाथ में एक दस्तावेज लेकर बाहर आए। वह पहले से हस्ताक्षरित शेयर हस्तांतरण समझौता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने शांत स्वर में कहा, 3 वर्ष पहले तुम्हारे कियान परिवार ने लिडू ब्यूटी स्किन पर नकली उत्पाद बनाने का आरोप लगाकर उसके 10% शेयर हड़प लिए थे। क्या तुम्हें याद है, श्रीमान कियान? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्वामी, स्वामी, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपकी महानता पहचान नहीं पाया। मैं वापस जाकर तुरंत 10% शेयर लौटा दूंगा। कृपया मुझे मत मारिए। डर के मारे कियान जियाहाओ की पैंट तक भीग चुकी थी। फांगहाई के 4 महान परिवारों में से एक का मुखिया और एक महागुरु स्तर का मार्शल आर्टिस्ट इस समय अत्यंत दयनीय लग रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। यह उसका अपना आंगन था। यही वह हर सुबह अपनी दोनों बेटियों को शिक्षा देता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हस्ताक्षर करो, फिर यहाँ से निकल जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं अभी हस्ताक्षर करता हूँ। कियान जियाहाओ घिसटते हुए पत्थर की मेज तक पहुंचा। कांपते हाथों से उसने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसे बाहर फेंक दो। युनमो ने हाथ हिलाया। चेन हान ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे सीधे विला से बाहर फेंक दिया। सौभाग्य से जमीन पर एक भी गंदगी नहीं गिरी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेन हान ने पूछा, स्वामी, कियान परिवार के केवल 30 लोग बचे हैं, क्या उन्हें भी? उसने गला काटने का इशारा किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जरूरत नहीं, कुछ चींटियों का जीना या मरना क्या मायने रखता है? युनमो ने शांत स्वर में कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्वामी सत्य कहते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसके बाद युनमो ने पत्थर की मेज पर रखी कई साधना पुस्तिकाएं उठाईं और चेन हान को दे दीं। क्या तुम जानते हो, मेरे मौन सम्राट मंडप का शिष्य बनने की पहली शर्त क्या है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेन हान ने बिना झिझक उत्तर दिया। शक्ति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने सिर हिलाया। इन पुस्तिकाओं को उन लोगों में बांट दो जो मौन सम्राट मंडप में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें स्वयं चुनने दो। जो 1 महीने के भीतर इनमें से किसी भी तकनीक का पहला स्तर सीख ले, उसे रहने देना। बाकियों के साथ जैसा उचित समझो वैसा करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेन हान ने पुस्तिकाएं दोनों हाथों से ग्रहण कीं। यह अधीनस्थ पेविलियन मास्टर का आभारी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब जाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आज दोनों बच्चियों का किंडरगार्टन का पहला दिन था। नहाने धोने और नाश्ता करने के बाद युनमो लानके के और दोनों बच्चियों को लेकर किंडरगार्टन की ओर निकल पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रास्ते में पूरे फांगहाई के लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई जल्दी जल्दी भाग रहा था। कारण बहुत सरल था। केवल 2 दिनों में फांगहाई के 4 महान परिवारों में अब केवल सु परिवार और शी परिवार ही बचे थे। इसके अलावा यूरोपीय भाड़े के सैनिक अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसलिए पूरे शहर की सुरक्षा पहले से भी अधिक कड़ी कर दी गई थी। 44वां अध्याय, औषधि। दोनों छोटी बच्चियों का प्रवेश पूरा करवाने के बाद माता पिता के लिए उनसे विदा लेने का समय आ गया। शीशी, शिनशिन, किंडरगार्टन में अपनी शिक्षिका की बात ध्यान से सुनना। आज दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद पापा तुम्हें लेने आएंगे। युनमो ने कहा। पापा, हम बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे और शिक्षिका यू की बात मानेंगे। शीशी और शिनशिन ने वादा किया। ये दोनों बच्चे सचमुच बहुत समझदार हैं। श्रीमान यू, माता पिता चाहें तो स्कूल की कैफेटेरिया में अपने बच्चों के साथ दोपहर का भोजन कर सकते हैं, लेकिन हमारा विद्यालय इसकी सिफारिश नहीं करता। आखिर बच्चों में आत्मनिर्भरता विकसित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षिका यू ने युनमो से कहा। मैं समझ गया। शीशी और शिनशिन से विदा लेने के बाद युनमो और लानके के साथ में एलिगेंट स्टूडियो चले गए। कल पूरा दिन युनमो घर पर शोध में व्यस्त रहा था, इसलिए एलिगेंट स्टूडियो का उद्घाटन आज तक टल गया था। हालांकि उसे उद्घाटन कहना भी सही नहीं था। वास्तव में उन्होंने केवल दरवाज़ा खोला और आने वाले मेहमानों का स्वागत करना शुरू किया। न पटाखे थे, न फूल और न ही लाल कालीन, सब कुछ बहुत साधारण था। किंडरगार्टन में, क्योंकि दोनों बच्चियां स्थानांतरण छात्राएं थीं, शिक्षिका यू ने शीशी और शिनशिन से अपना परिचय देने को कहा। साथ ही उन्होंने यांग ड्यूओडुओ की ओर एक चेतावनी भरी नज़र डाली। अगर तुमने नए विद्यार्थियों को तंग करने की हिम्मत की तो सावधान रहना। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे माता पिता कौन हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही यांग ड्यूओडुओ ने शिनशिन को देखा, उसने अपना सिर डेस्क से भी नीचे झुका लिया। ये देखकर शिक्षिका यू को बड़ा अजीब लगा। क्या ये वही बच्चा नहीं है जो हमेशा सबसे बड़ा शरारती हुआ करता था?
शीशी, शिनशिन, अभी के लिए तुम दोनों बीच वाली इन 2 सीटों पर बैठ जाओ। बाद में हम बैठने की व्यवस्था बदल देंगे। गलियारे के दूसरी ओर यांग ड्यूओडुओ की बाईं तरफ 2 खाली सीटें थीं। जी, शिक्षिका, शिनशिन ने शीशी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन सीटों की ओर चल दी। उनके सभी सहपाठियों को लगा कि ये दोनों बहुत शांत स्वभाव की लड़कियां हैं। लेकिन जब वे यांग ड्यूओडुओ के पास से गुजरी तो शिनशिन ने उसकी मेज पर हल्की सी थपकी दी। अरे, चौथे स्थान वाले, क्या तुम भूल गए कि मुझे देखकर तुम्हें क्या कहना चाहिए? शिनशिन ने पूरी कक्षा के सामने कहा। छोटाऊ, वो, बहन शिनशिन। आखिरकार यांग ड्यूओडुओ ने लाल चेहरा किए हुए ये शब्द बोल ही दिए। पूरी कक्षा एकदम शांत हो गई। अच्छा बच्चा, अब से जिक्सिंग किंडरगार्टन में बहन शिनशिन तुम्हारी रक्षा करेगी, यूशिन ने उससे कहा। यांग ड्यूओडुओ स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी शैतान लड़की खुद उसकी रक्षा करने की बात कहेगी। कल की तेज चाल और जबरदस्त ताकत याद करके उसे अचानक लगा कि बहन शिनशिन कहना शायद इतना बुरा भी नहीं है। ही, आखिरकार यांग ड्यूओडुओ मूर्खों की तरह हंसने लगा। ठीक है, अब सब लोग पढ़ाई की तैयारी करो। हमारी कक्षा 6 हमेशा एकजुट रही है। याद रखना, नए विद्यार्थियों को कोई परेशान नहीं करेगा। हालांकि यांग ड्यूओडुओ का यूशिन से इतना डरना शिक्षिका यू को अजीब लगा, फिर भी उन्होंने पूरी कक्षा को याद दिलाया। तंग करेगा? यांग ड्यूओडुओ ने चुपचाप यूशिन की ओर देखा। अगर वह दूसरों को तंग न करे तो वही बहुत बड़ी बात है। एलिगेंट स्टूडियो। सुबह का समय था, इसलिए यूमो और लैन के अभी काफ़ी आराम में थे। कल रात तुम क्या कर रहे थे? लैन के ने उत्सुकता से पूछा। जानना चाहती हो? यूमो मुस्कुराया। हाँ, इधर आओ। यूमो लैन के को एक दर्पण के सामने ले गया। पिछले कुछ वर्षों में खुद को देखो। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी हैं। मैं लगभग 30 साल की हो चुकी हूँ, फिर भी तुम मुझे छोटी लड़की समझते हो। लैन के हंस पड़ी। यूमो ने उसे ध्यान से देखा, फिर पिछली रात तैयार की हुई औषधि निकाल ली। ये औषधि ब्यूटी प्रिजर्विंग फ्लावर के रस से बनाई गई थी। हालांकि इसका प्रभाव यौवन संरक्षण गोली जितना चमत्कारी नहीं था, लेकिन 100 गुना पतला करने के बाद भी ये किसी भी व्यक्ति के शरीर की झुर्रियां और निशान मिटा सकती थी। आओ, मेरी छोटी प्रयोगशाला की खरगोश। यूमो मुस्कुराया। उसने शीशी खोली, एक बूंद औषधि लैन के चेहरे पर टिपकाए और अपने हाथों से धीरे धीरे उसे पूरे चेहरे पर फैला दिया। यूमो के गर्म हाथों का स्पर्श महसूस करते ही लैन के ने सुखपूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है, अब आंखें खोलकर देखो। लैन के ने उत्सुकता से आंखें खोलीं। अगले ही पल वह स्तब्ध रह गई। ये मैं हूँ। आईने में उसने खुद को देखा। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी विश्वविद्यालय के दिनों में हुआ करती थी। प्रभाव ठीक है, 3 सेकंड में असर दिखाई दे रहा है। अगर इसे 100 गुना और पतला कर दिया जाए तो लगभग 1 दिन में असर दिखेगा। इससे ज़्यादा हलचल भी नहीं मचेगी। यूमो बड़बड़ाया। फिर उसने अपने वस्त्रों में से पिछली रात बनाई हुई एक यौवन संरक्षण गोली निकाली। जब तुम्हारी साधना नासेंट सोल अवस्था तक पहुंच जाएगी, तब तुम्हारा रूप हमेशा के लिए उसी उम्र में स्थिर हो जाएगा। लेकिन जो रूप स्थिर होगा वही होगा जो उस समय तुम्हारा होगा। वुजी किंगडम की अधिकांश महिला साधिकाएं लगभग 50 वर्ष की आयु में नासेंट सोल अवस्था तक पहुंचती थीं। इसी कारण ऐसी यौवन संरक्षण गोलियां वहां अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य मानी जाती थीं। यूमो ने वह गोली लैन के को दे दी। मतलब अगर मैं इसे खा लूं तो मैं हमेशा आज जैसी ही दिखूंगी? लैन के ने प्रसन्न होकर पूछा। हाँ, बिना एक पल सोचे लैन के ने गोली सीधे निगल ली। उसका स्वाद मीठा था, ताज़े फूलों जैसी सुगंध थी और वह बेहद स्वादिष्ट थी। इसके बाद लैन के चुपचाप आईने के सामने खड़ी होकर अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को देखने लगी। अगर आज कोई अप्रत्याशित बात नहीं हुई तो मेरी मौसी तुम्हें फ़ोन करेगी, यूमो ने सही समय पर कहा। पिछली बार लैन के ने सुयिंग का मोबाइल लेकर यूमो को फ़ोन किया था, इसलिए यूमो ने उससे भी एक मोबाइल खरीदने के लिए कहा था। आधुनिक समाज में बिना मोबाइल के रहना वास्तव में बहुत असुविधाजनक था। चूंकि लैन के लगभग खाली हाथ लैन परिवार छोड़कर आई थी, इसलिए यूमो हमेशा उसकी भावनाओं का ध्यान रखता था और उसकी दैनिक आवश्यकताओं का बारीकी से ख्याल रखता था। शेयर हस्तांतरण दस्तावेज पर दर्ज फ़ोन नंबर भी लैन के का ही था। संभवतः कीनली को जैसे ही पता चला होगा कि लिडू ब्यूटी स्किन का अध्यक्ष बदल गया है, वह जल्द ही लैन के से संपर्क करेगी। क्या मैं तुम्हारी मौसी से मिलने वाली हूँ? लैन के आश्चर्य से बोली। क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलने जा रही हूँ? जबकि मैंने तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं, तुमने कभी मुझसे प्रेम का इजहार नहीं किया, कभी विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा। महिलाएं सचमुच बहुत जटिल आंतरिक दुनिया वाली प्राणी होती हैं। हाँ, लेकिन तुम उनसे लिडू ब्यूटी स्किन की अध्यक्ष के रूप में मिलोगी। ओह, तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? लैन के ने पूछा। तुम इस औषधि का प्रभाव देख चुकी हो। मैं इसे 100 गुना और पतला कर दूंगा। जब समय आए तो इसकी एक शीशी मेरी मौसी को देना।
कहना कि यह तुमने स्वयं विकसित की है और लिडू ब्यूटी स्किन में शामिल होने का स्वागत उपहार है। फिर उन्हें मनाना कि कंपनी इसी को अपना नया उत्पाद बनाए। यूं मो ने कहा, बस इतना ही, बस इतना ही, कोई समस्या नहीं। लैन केके ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, और याद रखना, क्योटो यूनिवर्सिटी वाली अपनी ठंडी और दूर रहने वाली व्यक्तित्व को पूरी तरह बनाए रखना। यूं मो हंस पड़ा, हैं, आखिर तुम अध्यक्ष हो, तुम्हारे भीतर प्रभाव और गरिमा दिखनी चाहिए। यूं मो ने कहा, खम, ये औषधि मैंने स्वयं विकसित की है। इसे लिडू ब्यूटी स्किन के लिए मेरे स्वागत उपहार के रूप में स्वीकार कीजिए। अध्यक्ष कीन, आप इसे अपने साथ ले जाकर इसके प्रभाव स्वयं देख सकती हैं। लैन केके ने अभ्यास के तौर पर कुछ पंक्तियां बोलकर दिखाईं। बहुत अच्छा। यूं मो ने संतोष से सिर हिलाया। रिंग रिंग रिंग, जिसकी बात हो रही थी उसी की कॉल आ गई। कीनली का फोन बहुत जल्दी पहुंच गया। 45वां अध्याय, आध्यात्मिक झरना। हेलो, क्या आप अध्यक्ष लैन केके बोल रही हैं? कॉल जुड़ते ही कीनली ने अधीरता से पूछा। जी, मैं ही बोल रही हूँ, लैन केके ने उत्तर दिया। ओह, नमस्ते अध्यक्ष लैन, मैं लिडू ब्यूटी स्किन की महाप्रबंधक कीनली हूँ। नमस्ते महाप्रबंधक कीन, मैं सोच रही थी कि क्या अध्यक्ष लैन के पास समय होगा। मैंने दोपहर के भोजन के लिए रेड मैंशन में एक भोज की व्यवस्था की है। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, कीनली ने घबराते हुए कहा। उसे डर था कि लैन केके कहीं मना न कर दे। लैन केके ने यूं मो की ओर देखा और पाया कि वह उसकी ओर सिर हिलाकर सहमति जता रहा था। ठीक है महाप्रबंधक कीन, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। बहुत बढ़िया, तो फिर अध्यक्ष लैन, दोपहर में मिलते हैं। इतना कहकर लैन केके ने पहले ही फोन काट दिया। उफ, मैं तो बहुत घबरा रही हूँ, उसने मन ही मन सोचा। अभी तुमने बहुत अच्छा संभाला। यूं मो ने उसे वह यौवन संरक्षण जल दिया जिसे 100 गुना पतला किया गया था। दोपहर में मौका देखकर यह मेरी मौसी को दे देना। ये वाला उतना प्रभावशाली नहीं है जितना तुमने अभी इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी बाजार में मिलने वाले किसी भी स्किन केयर उत्पाद से कहीं बेहतर है। यूं मो ने कहा, मुझे लगता है ये तो महिलाओं के लिए स्वर्ग बन जाएगा। लैन केके ने शीशी को ध्यान से देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन जाने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें ऊपर जाकर नहा लेना चाहिए। छोटा हूँ। तभी लैन केके को एहसास हुआ कि उसके पूरे शरीर पर काले रंग का चिपचिपा द्रव लगा हुआ था जो बेहद घिनौना दिखाई दे रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लैन केके के जल्दी जल्दी ऊपर भाग जाने के बाद यूमो ने वह लोहे की मीनार निकाली जिसने लगभग पूरे कियान परिवार का सर्वनाश कर दिया था। मरे होने का नाटक बंद करो और बाहर निकलो, यूमो ने डांटा। ररा, इस बार उसकी दहाड़ पहले की तुलना में 100 गुना धीमी थी। दुष्ट ड्रैगन डरते डरते लोहे की मीनार से बाहर निकला। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन अभी तक सक्रिय नहीं हुई थी। यूमो इसी दुष्ट ड्रैगन का इंतजार कर रहा था। कोई भी गठन, यदि उसके पास फॉर्मेशन स्पिरिट हो तो वह जीवंत, अनंत और निरंतर बना रहता है और उसे आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा भी खर्च नहीं करनी पड़ती। इसके अतिरिक्त यूमो का ये गठन तारों की शक्ति का उपयोग करके भी स्वयं को बनाए रख सकता था। तुम्हारा शरीर नष्ट हो चुका है और तुम्हारी आत्मा भी इस हालत तक परिशोधित हो गई है। डिवाइन ड्रैगन रेस का तुम जैसा दयनीय सदस्य मैंने आज तक नहीं देखा। यूमो हल्के से मुस्कुराया। आओ, दुष्ट ड्रैगन ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, मानो कह रहा हो, मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। मेरे सामने दया मत दिखाओ। वर्षों से तुमने अनगिनत जीवों को निगला है। तुम्हारे माथे पर मृत्यु की ऊर्जा छाई हुई है और तुम्हारे पास जरा भी पुण्य नहीं है। तुम्हारी वर्तमान अवस्था में तुम्हारे लिए केवल आत्मा का पूर्ण विनाश ही बचा है। आओ आओ, दुष्ट ड्रैगन यूमो के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, मानो उससे प्राणक्षा की भीख मांग रहा हो। ठीक है, मुझसे मिलना तुम्हारा सौभाग्य समझो। फिलहाल अपनी ड्रैगन आत्मा को इस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में मिला 2 और 10 वर्षों तक मेरे गठन की आत्मा बनकर सेवा करो। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए पुण्य अर्जित करने का उपाय खोजूंगा। ये सुनते ही दुष्ट ड्रैगन ने तेजी से सिर हिलाया। फिर उसने उत्सुकता से अपना ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट गठन के मध्य स्थित लाल कैल्सेडनी पर अंकित कर दिया। जैसे ही ड्रैगन आत्मा उसमें समाई, पूरी स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन सक्रिय हो गई। कुछ ही क्षणों में एलिगेंट स्टूडियो का वातावरण पूरी तरह बदल गया। तपती गर्मी अचानक ठंडी और सुखद हो गई। अंदर की हवा में सांस लेना भी शरीर और मन दोनों को तरोताज़ा कर देता था। यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट यहाँ साधना करता तो उसे तुरंत पता चल जाता कि एलिगेंट स्टूडियो में 1 घंटे का अभ्यास बाहर की दुनिया में पूरे 1 दिन के अभ्यास के बराबर है। यहीं रहो और एलिगेंट स्टूडियो में मौजूद सबकी अच्छी तरह रक्षा करना। धीरे धीरे पुण्य अर्जित करो। एक दिन तुम्हारे शरीर की सारी दुष्ट ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, यूमो ने आदेश दिया। ररा ररा, 2 दहाड़ें उत्तर के रूप में गूंज उठीं। अब इस दुष्ट ड्रैगन की रक्षा में एलिगेंट स्टूडियो को पूरे हक्सिया का सबसे सुरक्षित स्थान कहा जा सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह अनुमान लगाकर कि लैन केके को नहाने में अभी समय लगेगा, यूमो एलिगेंट स्टूडियो से निकलकर लिडू बिल्डिंग की ओर चल पड़ा।
भवन की पहली मंजिल पर लिडू ब्यूटी स्किन का बिक्री काउंटर था। यूमो जानना चाहता था कि आखिर हांगकांग के फंग परिवार को लिडू ब्यूटी स्किन के शेयर खरीदने की इतनी ज़बरदस्त इच्छा क्यों थी। क्योंकि यह भवन मुख्यतः महिलाओं के उत्पाद बेचता था, इसलिए यूमो जैसा अकेला पुरुष ग्राहक वहां बहुत कम दिखाई देता था। वह एक काउंटर के सामने पहुंचा। कई बिक्रीकर्मी कुछ महिलाओं को उत्पादों का परिचय दे रही थीं। स्पष्ट था कि लिडू ब्यूटी स्किन अपने कर्मचारियों को बहुत कठोर प्रशिक्षण देती थी। सभी सुव्यवस्थित वर्दी में थीं, चेहरे पर मधुर मुस्कान थी और उनका प्रत्येक हावभाव स्वाभाविक था। चाहे सामने कोई महंगे ब्रांड के कपड़े पहनने वाली महिला हो या साधारण वस्त्रों वाली युवती, सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा था। ये देखकर यूमो ने मन ही मन संतोष से सिर हिलाया। उसकी नज़र लिडू ब्यूटी स्किन के सबसे प्रसिद्ध उत्पाद फर्स्ट इमॉर्टल हिबिस्कस पर पड़ी। उसने सहजता से एक बोतल उठाई, ढक्कन खोला और हल्के से उसकी सुगंध ली। एक शुद्ध और शांत सुगंध उसकी नाक में पहुंची। स्पिरिट स्प्रिंग। यूमो तुरंत समझ गया कि फर्स्ट इमॉर्टल हिबिस्कस का मुख्य घटक अवश्य ही किसी स्पिरिट स्प्रिंग का जल है। जहां स्पिरिट स्प्रिंग हो, वहां निश्चित ही स्पिरिट वेन भी होगी। स्पिरिट वेन में स्वयं यूमो की कोई विशेष रुचि नहीं थी। यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस में तो ऐसी एक से अधिक विशाल स्पिरिट वेन्स पड़ी थी, जिन्हें उसने कभी उपयोग भी नहीं किया था। लेकिन ये स्पिरिट वेन अलग थी। ये पर्वतों और धरती से जुड़ी हुई थी तथा स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित थी। यदि स्पिरिट स्प्रिंग के पास औषधीय पौधे लगाए जाएं, तो दोनों बच्चियों की साधना निश्चित ही दोगुनी गति से आगे बढ़ेगी। उसी समय यूमो को यह भी समझ आ गया कि हांगकांग के फंग परिवार के पास अवश्य कोई ऐसा फंग शुई मास्टर है जिसने सचमुच डाओ में प्रवेश किया है। अन्यथा वे फर्स्ट इमॉर्टल हिबिस्कस के मूल सूत्र का रहस्य कभी नहीं पहचान पाते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नमस्ते सर, हमारी दुकान का फर्स्ट इमॉर्टल हिबिस्कस विशेष पैकेजिंग में आता है। खरीदने से पहले इसे खोला नहीं जा सकता। जब यूमो स्पिरिट वेन के स्थान के बारे में सोच रहा था, तभी एक सुंदर युवा बिक्रीकर्मी मुस्कुराते हुए उसके पास आए। कार्ड स्वाइप कर दीजिए। यूमो ने सीधे अपना बैंक कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। लड़की आश्चर्यचकित रह गई। वह तो केवल उसे नियम बताने आई थी। प्रशिक्षण के अनुसार यदि कोई ग्राहक गलती से उत्पाद खोल देता तो वह उत्पाद नष्ट कर दिया जाता और फिर किसी दूसरे ग्राहक को नहीं बेचा जा सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूमो उसे सीधे खरीद लेगा। सर, जो बोतल आपने खोली है उसकी कीमत 1 लाख युआन है। अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप। मुझे चाहिए। कार्ड स्वाइप करो, यूमो ने दोबारा कहा। अच्छा, ठीक है। बिक्रीकर्मी ने उसका बैंक कार्ड ले लिया। चूंकि ग्राहक भुगतान करने को तैयार था, इसलिए उसे भी दंड नहीं मिलेगा। आखिर ग्राहक की सही तरह सेवा न कर पाना भी उसकी गलती मानी जाती थी। लेकिन जिस बात ने उसे और अधिक चौंका दिया वह ये थी कि साधारण टी शर्ट, आधी पैंट और चप्पल पहने हुए, बिना किसी महंगे ब्रांड के कपड़ों वाला ये युवक वास्तव में अपने कार्ड में 1 लाख युआन रखता था। सर, आपने एक बार में 1 लाख युआन खर्च किए हैं। ये हमारी लिडू ब्यूटी स्किन की सदस्यता कार्ड है। भविष्य में हमारी दुकान के किसी भी उत्पाद पर आपको 10% की छूट मिलेगी। बिक्रीकर्मी ने मुस्कराते हुए सदस्यता कार्ड और बैंक कार्ड दोनों यूमो को वापस दे दिए। ठीक है, धन्यवाद। यूमो ने मुस्कराकर उसका धन्यवाद किया और फिर लिडू बिल्डिंग से बाहर निकल गया। अध्याय 46, आलिंगन। वाह, दुकान खुलते ही किसी ने फर्स्ट इमॉर्टल हिबिस्कस की एक बोतल खरीद ली। वह आदमी कौन था? पास ही दूसरी सेल्स गर्ल, जिसने अभी अभी अपने ग्राहकों को विदा किया था, दौड़कर उस लड़की के पास आई जिसने अभी यूमो की सेवा की थी। मैं उसे नहीं पहचानती। वह पहली बार हमारी दुकान पर आया था। उसका फैशन सेंस छोड़ भी दे तो वह सच में बहुत लंबा और हैंडसम है। ओह लिली, क्या तुम जरा भी शर्म नहीं कर सकती? शर्म किस बात की? किसी खूबसूरत औरत का किसी हैंडसम आदमी को देखना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या तुम्हें पता है उसके बैंक अकाउंट में कितने अंक हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे जैसी एक सेल्स गर्ल पर ध्यान देगा? कितने अंक हैं? 10 उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। असल में यूमो के बैंक खाते में पहले अधिकतम 7 अंकों की ही राशि थी। लेकिन कियान परिवार और जिंग परिवार के पतन के बाद सू लॉन्ग ने अपनी संपत्ति गुप्त रूप से यूमो के खाते में स्थानांतरित कर दी थी। जहां तक उसे यूमो का बैंक अकाउंट नंबर कैसे मिला, ये सू परिवार की क्षमता का ही परिणाम था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सू परिवार। उसी समय सू लॉन्ग एक दिन और एक रात से लगातार सू परिवार के गुप्त कक्ष में एकांत साधना कर रहा था। जब ड्रैगन 9 आसमानों में उड़ान भरेगा, वही दिन होगा जब सू परिवार पूरे हाक्सिया मार्शल वर्ल्ड में प्रवेश करेगा। यूमो की नज़र में डिवाइन कनेक्शन रेल्म केवल एक साधक की शुरुआत भर था, लेकिन हाक्सिया मार्शल वर्ल्ड में यही सर्वोच्च स्तर माना जाता था। डिवाइन कनेक्शन रेल्म कुल 10 स्तरों में विभाजित था। वास्तव में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म भी 10 स्तरों में बटा हुआ था। 10वें स्तर पर पहुंचने के बाद ही गोल्डन कॉ का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन पृथ्वी पर 10वें स्तर के डिवाइन कनेक्शन रेल्म तक पहुंचना लगभग असंभव था।
अधिक से अधिक कुछ प्राचीन राक्षस ही 9वें स्तर तक पहुंचे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सु लिन का कमरा। सु परिवार की विला में सु लिन के कमरे के भीतर 10 परछाइयां उसे घेरे खड़ी थीं। यह आखिरी मौका है। आज के बाद या तो सफलता मिलेगी या मृत्यु। ये 10 परछाइयां वे हत्यारे थे जिन्हें सु लिन ने वर्षों तक स्वयं प्रशिक्षित किया था। वे हत्या की कला के विशेषज्ञ थे। सु लिन अच्छी तरह जानता था कि यदि सु लॉन्ग सचमुच डिवाइन कनेक्शन रेल्म में प्रवेश कर गया तो उसके पास परिवार का मुखिया बनने का कोई अवसर नहीं बचेगा, और न ही उसे सु लॉन्ग की हत्या करने का दूसरा मौका मिलेगा। यही वह सबसे नाजुक समय था जब एक ग्रैंड मास्टर को डिवाइन कनेक्शन रेल्म में प्रवेश करना होता था। सु लिन ने अपने अधीनस्थों के साथ अंतिम दांव खेलने का निश्चय कर लिया। यदि वह सफल हो गया तो भविष्य में जब भी हाक्सिया मार्शल वर्ल्ड में सु परिवार का नाम लिया जाएगा किसी को सु लॉन्ग याद नहीं रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एलिगेंट स्टूडियो दूसरी मंजिल का स्नानघर। लैन के न जाने कितनी बार आईने में स्वयं को देख चुकी थी। उसकी लंबाई बहुत अधिक नहीं थी लेकिन उसके शरीर का अनुपात अत्यंत संतुलित था। वह थोड़ी दुबली थी लेकिन जहां शरीर में मांस होना चाहिए वहां सब कुछ बिल्कुल संतुलित था। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका छोटा, गोल और कोमल चेहरा एक चमकती हुई मुस्कान से भरा था। यूथ प्रिजर्वेशन पिल खाने के बाद उसकी उम्र मानो हमेशा के लिए 18 वर्ष पर रुक गई थी। उसकी त्वचा चिकनी, कोमल और लोचदार हो गई थी, यहाँ तक कि प्रसव के बाद आई हल्की झुर्रियाँ भी पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब युनमो एलिगेंट स्टूडियो लौटा तो उसके हाथों में कई बड़े छोटे शॉपिंग बैग थे। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे सभी प्रसिद्ध ब्रांडों के थे। हल्के नीले रंग की लंबी ड्रेस, सफ़ेद लेस वाला ब्लाउज, यहाँ तक कि एक पूरा नया अंडरगारमेंट सेट भी, एक प्लम ब्लॉसम आकार की हेयरपिन और एक छोटे गुलाबी सुअर के आकार का ब्रोच। ठक ठक ठक। युनमो ने धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर मौजूद लैन के घबरा गई और जल्दी से तौलिया अपने शरीर पर लपेट लिया। मैंने कपड़े दरवाजे के बाहर रख दिए हैं, याद से पहन लेना। इतना कहकर युनमो नीचे चला गया। उसके जाने की आहट सुनकर लैन के ने धीरे से दरवाज़ा खोला और सारे कपड़े तुरंत अंदर खींच लिए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास बदलने के लिए वास्तव में एक भी अतिरिक्त कपड़ा नहीं था। जब उसने देखा कि युनमो ने उसके लिए कितने ध्यान से कपड़े चुने हैं तो उसके दिल में गर्माहट भर गई। लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उन कपड़ों में अंडरगारमेंट भी थे और उनका साइज़ भी बिल्कुल सही था। धीरे धीरे कपड़े पहनते हुए उसकी नज़र आखिरी डिब्बे में रखे नीले कढ़ाईदार कपड़े के जूतों पर पड़ी। उसे अपने विश्वविद्यालय के दिन याद आ गए। उस समय वह अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक हुई थी। वे 4 वर्ष उसके जीवन के सबसे सुखद वर्ष थे। अंतिम वर्ष में उसकी सभी रूममेट्स ऊंची एड़ी के जूते पहनने लगी थीं। तब लैन के ने उनसे पूछा था, हाई हील्स पहनना इतना असुविधाजनक है, फिर भी तुम लोग इन्हें क्यों पहनती हो? एक सहेली मुस्कुराए, के हमारे लिए हाई हील्स पहनना लगभग ज़रूरी है। सोचो, बिजनेस मीटिंग, नौकरी ढूंढना, नई नौकरी शुरू करना या शादी, अगर तुम हाई हील्स पहनना नहीं जानती तो लोग तुम्हें कम समझेंगे। दूसरी सहेली भी हंसते हुए बोली, हाँ के पैसा कमाना हो और अच्छी छवि बनाए रखनी हो तो और कोई रास्ता नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब उन बातों को याद करते हुए लैन के का दिल अनायास ही प्रिय शब्द से भर उठा। शायद इस आदमी के साथ रहना इतना बुरा भी नहीं होगा। बाकी सब छोड़ भी दें, कम से कम उसे कभी हाई हील्स पहनने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जब उसने साफ सफ़ेद छोटे मोजे पहने जिन पर एक गुलाबी सुअर बना हुआ था तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश उसके भी पिता युनमो की तरह उसका ख्याल रखते। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नीचे युनमो एप्रन पहने बार काउंटर पर कॉफ़ी बना रहा था। लैन के उसकी पीठ को देखती रह गई। कुछ क्षणों के लिए वह पूरी तरह खो गई। प्रेम इतनी स्वाभाविक तरह से जन्म ले सकता है। वह धीरे धीरे पीछे से आई और चुपचाप युनमो को बाहों में भर लिया। फिर धीरे धीरे सिसकने लगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने घर की याद आ रही है? युनमो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, मुझे माँ की याद आ रही है और मेरी बहन की भी, लैन के ने रोते हुए कहा। जब भी तुम घर जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। युनमो ने कॉफ़ी का कप तैयार किया और मुड़कर लैन के की ओर देखा। फिर उसने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। लो, कॉफ़ी पी लो। लैन के ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे और कसकर पकड़े रही और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। 10,000 वर्षों तक कभी प्रेम न करने वाला सीधा सादा युनमो भीतर से एक अजीब भावना महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह बस वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह लैन के से प्रेम करता है या नहीं, लेकिन अपनी दोनों बेटियों के कारण। जिस दिन उसने लैन के को पहली बार देखा था उसी दिन से वह उसे दोनों बच्चियों की मां मान चुका था। धन्यवाद।
युनमो, लैन केके ने धीमे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, युनमो ने उत्तर दिया। समय मानो वहीं ठहर गया। युनमो केवल उसकी पीठ थप। न जाने कितना समय बीत गया। तभी एक संदेह भरी आवाज ने इस शांति को तोड़ दिया। अरे, कितनी बड़ी किताबों की दुकान है। बॉस की पत्नी, अभी तो दिन का समय है। क्या आपको अपनी सार्वजनिक छवि की जरा भी परवाह नहीं है? अजनबी की आवाज़ सुनते ही लैन के तुरंत युनमो से अलग हुई और जल्दी जल्दी अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। स्वागत है, उसने मुस्कुराकर कहा। आने वाली कोई और नहीं बल्कि बगल वाली कंपनी की रिसेप्शनिस्ट थी। उसी के पास वह सदस्यता कार्ड था जो युनमो ने उसे दिया था। बॉस, आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, फिर आप उसे रुला कैसे सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने एक रुमाल निकालकर लैन केके को दिया। नहीं, आपने गलत समझा। मुझे बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थीं। लैन केके ने कृतज्ञता से रुमाल लिया और आंखों के किनारों के आंसू पोंछ दिए। हे भगवान, भाभी, आपने तो मेकअप भी नहीं किया है। जब उसने देखा कि आंसू पोंछने के बाद भी चेहरे का कोई मेकअप नहीं बिगड़ा, तो वह लैन केके के चेहरे को स्तब्ध होकर देखती रह गई। अध्याय 47, पहला मेहमान। नमस्ते, मकान मालकिन। मेरा नाम आही है और मेरी उम्र 22 साल है। आही ने गर्मजोशी से अपना परिचय दिया। मैं लैन केके हूँ, लेकिन तुम अपनी उम्र क्यों बता रही हो? लैन केके ने उलझन में पूछा। बहन केके, मैं सच में आपकी असली उम्र जानना चाहती हूँ। आही हंसते हुए बोली। इस साल मैं 29 साल की हो जाऊंगी और 5 साल की 2 बच्चों की माँ हूँ। लैन केके ने कहा। 29? बहन केके, अगर आप 20 हटा दें तो मैं आपकी बात मान लूंगी। आही सदमे में बोली। बच्ची, तुम्हारी बातों में सचमुच बहुत दम है। लैन केके ने कहा। तारीफ के लिए धन्यवाद बहन केके। बॉस, मैं आपकी पहली ग्राहक तो नहीं हूँ, है ना? आही ने युनमो से पूछा। ऐसा ही लगता है, युनमो ने जवाब दिया। कल रात आपने मुझे जो सदस्यता कार्ड दिया था उससे मुझे किस तरह के फायदे मिलेंगे? आही ने उत्सुकता से पूछा। उस सदस्यता कार्ड से तुम जब तक चाहो एलिगेंट स्टूडियो में रह सकती हो, जब चाहो अंदर आ सकती हो और जब चाहो बाहर जा सकती हो। युनमो ने कहा। क्या बस इतना ही? आही थोड़ी निराश हुई। क्या ये शर्तें पर्याप्त उदार नहीं हैं? युनमो ने पूछा। ठीक है, आपके किताबों की दुकान का इतना शानदार नवीनीकरण हुआ है, इसलिए मजबूरी में मैं ये छोटी सी सुविधा स्वीकार कर लेती हूँ। मैं पढ़ने जा रही हूँ। आही ने युनमो और लैन केके को हाथ हिलाकर विदा किया और मुख्य हॉल की ओर चली गई। युनमो ने एलिगेंट स्टूडियो को डिवाइन रेल्म के 10,000 स्क्रोल्स पवेलियन जितना भव्य बनाया था। सिर्फ इसी वजह से आई ही काफ़ी संतुष्ट थी। युनमो मुस्कुराया और सिर हिला दिया। शायद इस लड़की को अभी तक उस पर्पल गोल्ड कार्ड का असली उद्देश्य पता नहीं था। युनमो द्वारा विशेष रूप से बनाए गए आध्यात्मिक उपकरणों की सहायता के बिना कोई भी मार्शल आर्टिस्ट एलिगेंट स्टूडियो में 1 घंटे से अधिक समय तक टिक नहीं सकता था। एक साधारण व्यक्ति की तो बात ही अलग थी। ये देखकर कि एलिगेंट स्टूडियो को अपना पहला मेहमान मिल गया है, युनमो ने पहले से तैयार की हुई एक छोटी ब्लैकबोर्ड निकाली। सूचना, एलिगेंट स्टूडियो में आने वाले मेहमान पहले 1 घंटे तक निःशुल्क रह सकते हैं। 1 घंटे के बाद वे भुगतान करके गोल्ड कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। नवीनीकरण शुल्क 10,000 युआन प्रति घंटा है। ये गोल्ड कार्ड बाद में युनमो ने स्वयं बनाया था। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव उन 20 पर्पल गोल्ड कार्ड से अलग था और इसमें मौजूद फॉर्मेशन केवल 1 घंटे तक चलती थी। गोल्ड कार्ड की वैधता 1 घंटे की है। इसके बाद इसे मशीन में दोबारा डालना होगा। हर अतिरिक्त घंटे के लिए 20,000 युआन का नवीनीकरण शुल्क लगेगा और इसी तरह आगे भी। तुम बहुत निर्दयी हो। पहले घंटे के लिए 10,000 और दूसरे घंटे के लिए 20,000। तो क्या तीसरे घंटे के लिए 40,000 होंगे? लैन केके ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, युनमो ने कहा। चिंता मत करो, हर पैसा वसूल होगा। क्या तुम्हें एलिगेंट स्टूडियो के अंदर कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा? युनमो ने पूछा। अलग? यहाँ खास तौर पर ठंडक महसूस हो रही है और इसके अलावा एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर यहाँ बहुत आरामदायक लगता है। लैन केके ने कहा। यह स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है। यह आकाश और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्र करती है। एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट के लिए यहाँ 1 घंटे ध्यान करना बाहर की दुनिया में पूरे 1 दिन अभ्यास करने के बराबर है। युनमो ने समझाया। ये तो कमाल है, लैन केके ने आश्चर्य से कहा। इसके अलावा मैंने यहाँ दसियों हजार मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी सार्वजनिक कर दी हैं। उनसे थोड़ी सी संचालन फीस ली जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि यह घाटे का सौदा होगा? युनमो हंसते हुए बोला। एक मार्शल आर्ट परिवार से आने वाली लैन केके ने सिर हिलाया। वास्तव में यहाँ रखी हर किताब अमूल्य खजाना थी। युनमो, मैं सच में तुम्हें अच्छी तरह समझना चाहती हूँ। लैन केके के मन में युनमो को लेकर जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सेक्शन 3 की किताबें मैंने खुद इकट्ठी की हैं। जब समय मिले उन्हें एक एक करके पढ़ सकती हो।
जब तुम सेक्शन 3 को पूरी तरह समझ जाओगी तब मेरे पास तुमसे छिपाने के लिए कोई और रहस्य नहीं रहेगा। यूमो ने ऐसे कहा मानो उसने लैन केके के मन को पढ़ लिया हो। कौन तुम्हें समझना चाहता है? लैन केके ने नजरें फेरते हुए कहा। यूमो हल्के से हंसा। लैन केके का वर्तमान रूप सचमुच बहुत प्यारा था। मैं तुम्हें रेड मैंशन तक छोड़ दूंगा, उसके बाद मुझे ज़ांजिया माउंटेन जाना है। यूमो ने कहा। तो फिर दुकान की देखभाल कौन करेगा? लैन केके ने पूछा। ये करेगा। यूमो ने हवा में मौजूद ईवल ड्रैगन की ओर इशारा किया। गर्र गर्र, मानो यूमो की बात समझ गया हो। ईवल ड्रैगन एक छोटी सी केचुए जैसी आकृति में बदल गया, लैन केके के चारों ओर 2 बार घूमकर फिर हवा में गायब हो गया। वाह, ये तो ड्रैगन है, लैन केके ने आश्चर्य से कहा। हाँ, पिछली बार जब मैं एंटीक स्ट्रीट गया था तब यह एक आयन पगोडा में सील था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर लिया। यूमो ने कहा। और कियान परिवार? लैन केके ने पूछा। उसने समाचार देखे थे और उसे पता था कि पिछले 2 दिनों में फंधाई में क्या हुआ था। उन्होंने खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी की। क्या तुम भूल गई कि वे कितने घमंडी और दबंग थे? यूमो ने कहा। लैन केके ने सिर हिलाया। वह कोई संत नहीं थी। जो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते वह उनके साथ उससे भी 1000 गुना बेहतर व्यवहार करती। लेकिन जो लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते उनके प्रति उसके मन में कोई दया नहीं होती। ये तुम्हारे लिए है। यूमो ने यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस के खजाने से लगभग 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक नीला क्रिस्टल निकाला और लैन केके को दे दिया। यह कितना सुंदर है, लैन केके ने क्रिस्टल लेते हुए आश्चर्य से कहा। यूमो ने इसी अवसर का लाभ उठाया और लैन केके के शरीर से एक बूंद रक्त निकाला, फिर उसे क्रिस्टल के साथ मिला दिया। यह एक पेट एग है। इसे तुम्हारे एसेंशियल ब्लड का इस्तेमाल करके हैच किया जा सकता है। अतीत में यात्रा करते समय मुझे संयोग से पता चला था कि यह प्रजाति तुम्हारी हेयरपिन वाले गुलाबी सूअर जैसी दिखती है, इसलिए मैंने इसे यूं ही अपने पास रख लिया। लैन केके उलझन में उसे देख रही थी, इसलिए यूमो ने आगे समझाया। ओह, उस समय तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में बहुत गहराई से नहीं बसा था। और तुम्हारे कपड़े, ओह, तुमने कपड़े नहीं पहने थे। मुझे बस तुम्हारे बालों में लगी वह छोटी सी सुअर के आकार वाली हेयरपिन याद रह गई थी। धन्यवाद, आखिरकार लैन केके ने लाल होते चेहरे के साथ कहा। मैं इसे तुम्हें पहना देता हूँ, यूमो ने कहा। उसने धीरे से नीले क्रिस्टल को लैन केके के गले में डाल दिया। लैन केके को चमकदार कपड़े पहनना पसंद नहीं था, जिससे नीला क्रिस्टल और भी अधिक उभरकर दिखाई दे रहा था। तुम ज़ांजिया माउंटेन में कितने समय रहोगे? लैन केके जानती थी कि ज़ांजिया माउंटेन राजधानी में था और उसे डर था कि यूमो रात तक वापस नहीं आएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, किंडरगार्टन की छुट्टी शाम 5 बजे होती है। मैं बच्चों को लेने समय पर वापस आ जाऊंगा, यूमो ने कहा। तो क्या तुम मेरी ताई के साथ खाना खत्म होने तक इंतजार कर सकते हो? फिर हम साथ चलेंगे, लैन केके ने पूछने की कोशिश की। जरूर, यूमो ने कहा। लैन केके की आंखें धुंधली हो गईं और उसने फिर से यूमो को गले लगा लिया। ठीक है, चलो चलते हैं, यूमो ने लैन केके के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसी हमा में यूमो लैन केके को एलिगेंट स्टूडियो से बाहर ले गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर अभी अभी दुकान में दाखिल हुई आई ही पूरी तरह स्तब्ध थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि यूमो बस एक सामान्य किताबों की दुकान खोलेगा जहां जीवनी, चाइनीज़ हिस्ट्री और इसी तरह की किताबें होंगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ रखी हर किताब किसी मार्शल आर्ट्स मैनुअल जैसी होगी। आई को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि जब उसने किताबों में बने चित्रों के अनुसार उन चालों का अभ्यास किया तो वास्तव में उन किताबों में बताए गए प्रभाव उत्पन्न होने लगे। इसका मतलब था, ये वास्तव में गुप्त मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स थे। मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स और कल्टिवेशन मेथड्स अलग अलग चीज़ें थीं। कल्टिवेशन मेथड्स साधक की कल्टिवेशन, रेल्म, शक्ति और गति को बढ़ाते थे। वे मार्शल आर्टिस्ट को आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना और स्पिरिचुअल पावर के माध्यम से आक्रमण करना सिखाते थे। दूसरी ओर, मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स उस आधार पर किया गया एक और उन्नत परिष्कार था। कोई भी व्यक्ति मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स सीख सकता था, यहाँ तक कि सामान्य लोग भी। बस अंतर इतना था कि किसी कल्टिवेटर द्वारा विकसित मार्शल आर्ट्स टेक्निक किसी मार्शल आर्टिस्ट द्वारा विकसित टेक्निक से अधिक शक्तिशाली होती थी, और इसके विपरीत भी। कुछ देर तक आई पूरी तरह पढ़ने में डूबी रही और उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। एलिगेंट स्टूडियो के भीतर धीरे धीरे एक के बाद एक मेहमान आने लगे। अध्याय 48, रेड मैंशन में मुलाकात। रेड मैंशन, ये फंधाई शहर का एक रेट्रो शैली वाला रेस्तरां था। इसकी सजावट किंग राजवंश की शैली की नकल करती थी, लाल दीवारें, पीली टाइलें और सुनहरी चमकदार लालटेन। ये फंधाई में हाक्सीय व्यंजनों के लिए सबसे अच्छा स्थान था। कीनली को पश्चिमी खाना विशेष पसंद नहीं था, इसलिए जब भी वह किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करती तो आमतौर पर रेड मैंशन ही चुनती थी। कहा जाता था कि रेड मैंशन का मालिक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसकी ताकत और प्रभाव बहुत विशाल था, यहाँ तक कि वह हेवनली पवेलियन से भी अधिक रहस्यमय था।
हालांकि हेवनली पवेलियन के विपरीत, जो चारों समुद्रों तक फैला हुआ था, केवल एक ही रेड मैंशन था और वह फंधाई शहर में स्थित था। ऊपरी मंजिल का कमरा नंबर 18। ये सबसे उच्च श्रेणी का निजी कमरा था जिसे कीनली बुक कर सकती थी। कमरे के अंदर कीनली के अलावा केवल उसकी कई वर्षों से काम कर रही सचिव कीन जू मौजूद थी। जब कीन जू ने पहली बार लिडू ब्यूटी स्किन में सचिव के पद के लिए आवेदन किया था, तो कीन किंग ने उसे इसलिए चुन लिया था क्योंकि दोनों का उपनाम एक ही था। बाद में जब कीन किंग राजधानी लौट गई तो कीन जू कीनली के साथ ही रह गई। इस समय कीनली काफ़ी चिंतित थी। वास्तव में वह पुरुषों के बजाय महिलाओं से व्यवहार करने को लेकर अधिक असहज महसूस करती थी, खासकर इसलिए क्योंकि लैन के राजधानी के लैन परिवार से थी। भले ही लैन परिवार की पृष्ठभूमि शी परिवार जितनी प्रतिष्ठित नहीं थी, लेकिन लैन परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसके तौर तरीके निश्चित रूप से अच्छे होने चाहिए थे। नीचे, क्या तुम घबराई हुई हो? अकेले ऊपर जाओगी? यूं मो ने पूछा। थोड़ी सी। लैन के ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। तो थोड़ी देर इंतजार करो, चैनहा जल्द ही आ जाएगा, उसे अपने साथ ऊपर जाने दो, यूं मो ने कहा। क्या ये ठीक रहेगा? जब तक उसे यूं मो की ताई का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे किसी के भी साथ जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। कीन किंग और कीनली के मामले को स्पष्ट करने से पहले यूं मो फिलहाल उनके सामने नहीं आ सकता था। लैन के ये बात जानती थी। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उनके पीछे कई रोल्स रॉयस आकर रुक गईं। मालिक, चैनहा सबसे पहले बाहर निकला और यूं मो की कार के पास आया। जब यूं मो निकलने वाला था तभी उसने चैनहा को दिन के अपने कार्यक्रम के बारे में बता दिया था, इसलिए चैनहा कुछ समय से रेड मैंशन के पास इंतजार कर रहा था। कीनली से मिलने के लिए केके को रेड मैंशन के कमरा नंबर 18 तक ले जाओ, यूं मो ने आदेश दिया। समझ गया मैडम, इधर आइए। चैनहा ने लैन केके के लिए कार का दरवाजा खोला। यूं मो ने लैन केके को प्रोत्साहित करने वाली नज़र से देखा। लैन केके ने तुरंत खुद को संभाला, अपनी सामान्य ठंडी और दूर रहने वाली अभिव्यक्ति वापस लाए और धीरे धीरे रेड मैंशन की ओर चल पड़ी। निजी कमरे के अंदर कीनली अभी भी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। ठक ठक ठक, एक शालीन दस्तक सुनाई दी और कीनली जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए उठी। उसके सामने हल्के नीले रंग की खूबसूरत पोशाक पहने एक बेहद सुंदर और आकर्षक महिला खड़ी थी। उसके पीछे एक मजबूत कदकाठी वाला आदमी सम्मानपूर्वक खड़ा था। कीनली इस आदमी को पहचानती थी। क्रेजी ड्रैगन चैनहा, फंधाई के उच्च वर्ग में ऐसा कोई नहीं था जो उसे न जानता हो। साथ ही कीनली को लियू परिवार वाली घटना के बारे में भी पता था। आप? कीनली ने लैन केके से अनिश्चितता से पूछा। उसके अधीनस्थों द्वारा दी गई तस्वीरों में लैन केके लगभग 30 वर्ष की दिखाई देती थी, भले ही वह अच्छी तरह से अपना ख्याल रखती थी। लेकिन उसके सामने खड़ी महिला स्पष्ट रूप से 20 वर्ष से भी कम उम्र की लग रही थी। उसके लंबे खुले बालों को एक क्लिप से लापरवाही से पीछे बांधा गया था। गुलाबी फूलों से कढ़ाई की गई उसकी हल्के नीले रंग की पोशाक उसके पूरे शरीर से युवावस्था की आभा बिखेर रही थी। उसके पैरों में नीले रंग के कढ़ाईदार कपड़े के जूते थे जो बेहद साधारण लग रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा पहनावा नहीं था जैसा किसी कंपनी की अध्यक्ष को पहनना चाहिए। हालांकि लैन केके की छाती पर लगा नीला क्रिस्टल लगभग कीनली की आंखों को चौंधिया रहा था। नमस्ते प्रेसिडेंट कीन, मैं लैन केके हूँ। लैन केके ने ठंडे भाव से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। कीनली ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया। माफ़ कीजिए डायरेक्टर लैन, आप इतनी युवा दिखती हैं कि एक पल के लिए मैं आपको पहचान ही नहीं पाए, कीनली ने माफ़ी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं प्रेसिडेंट कीन। कीनली ने गर्मजोशी से लैन केके को अंदर आने का निमंत्रण दिया और चैनहा को भी बैठने के लिए कहने वाली थी। आखिरकार फंधाई शहर में चैनहा की स्थिति उसके पति से भी ऊंची थी। लेकिन कीनली जल्द ही स्तब्ध रह गई, क्योंकि चैनहा वास्तव में लैन केके के पीछे सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया और बेहद शिष्टता से उसके लिए कुर्सी खींच दी। इस दृश्य को देखकर कीनली ने तुरंत अपना निमंत्रण वापस ले लिया। लैन केके के बैठते ही हमेशा की तरह वेटर तेजी से खाना परोसने लगा। भोजन के दौरान कीनली ने केवल लैन केके के साथ सामान्य विषयों पर बातचीत की और काम की बात नहीं छेड़ी। लैन केके ने भी अपनी ओर से जितना हो सका उतना जवाब दिया। खाना खत्म होने के बाद ही कीनली मुख्य विषय उठाने से खुद को रोक नहीं सकी। डायरेक्टर लैन, मैं जानना चाहती हूं कि आपने सू, जिंग और कियान परिवारों से लिडू ब्यूटी स्किन के 47% शेयर खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने का उद्देश्य क्या था? इतनी बड़ी रकम खर्च की? लैन केके की नज़र एक पल के लिए भटक गई। यूं मो ने उन शेयरों को हासिल करने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। प्रेसिडेंट कीन, मैंने लिडू ब्यूटी स्किन के शेयर इसलिए खरीदे क्योंकि मैं कंपनी के संबंधों और उसकी मजबूती को महत्व देती हूं, लैन केके ने कहा और अपने पे का हल्का सा घूंट लिया। डायरेक्टर लैन, आपका इससे क्या मतलब है? कीन ली ने पूछा। आमतौर पर घर पर मेरे पास ज़्यादा करने को नहीं होता, इसलिए मुझे चिकित्सा का अध्ययन करना पसंद है।
हाल ही में मैंने एक ऐसा बेहद प्रभावी तरल विकसित किया है जो मानव शरीर के दाग और झुर्रियों को बिना किसी दुष्प्रभाव के खत्म कर सकता है। लैन केके ने मेज पर 100 गुना पतला किया हुआ रेजुविनेटिंग वाटर की एक छोटी बोतल रख दी। दाग हटाना, झुर्रियां हटाना और वह भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। ये तीनों चौंकाने वाली बातें एक साथ कीनली के दिमाग में कौंध गईं। सही कहा, इसके अलावा पूरे चेहरे के लिए केवल एक बूंद ही पर्याप्त है, लैन केके ने आगे कहा। यह कीनली ने छोटी बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और उसे सूंघा। तुरंत ही पूरे कमरे में एक ताजगी भरी खुशबू फैल गई। प्रेसिडेंट कीन, आप इस बोतल को जब चाहें जांच के लिए ले जा सकती हैं। अगर मेरी कही बात सही नहीं हुई तो मैं लिडू ब्यूटी स्किन के अपने 47% शेयर आपको बाजार मूल्य से भी कम कीमत पर वापस देने को तैयार हूं, लैन केके ने कहा। कीनली ने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया। शुरुआत में उसे लगा था कि लैन केके का असली उद्देश्य वही था जिसके कारण हांगकांग आइलैंड का फंग परिवार लिडू ब्यूटी स्किन के शेयर जबरन खरीदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लैन केके से मिलने पर उसे इतना लाभदायक अवसर मिलेगा। लैन केके ने कहा था कि वह लिडू ब्यूटी स्किन की ताकत और उसके संबंधों को महत्व देती थी, जिसे कीनली काफ़ी विश्वसनीय मानती थी। आखिरकार लिडू ब्यूटी स्किन का प्रमुख उत्पाद फर्स्ट इमॉर्टल हिबिस्कस पूरे देश में लोकप्रिय था। अगर लैन केके की बात सच थी तो लिडू ब्यूटी स्किन की वर्तमान समस्या तुरंत हल हो जाती। बेशक, मैं आप पर विश्वास करती हूं, डायरेक्टर लैन। हालांकि जांच की प्रक्रिया को छोड़ा नहीं जा सकता। यह आलोचकों को चुप कराने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मंजूरी प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है, कीनली ने कहा। तो फिर प्रेसिडेंट कीन, जब आप इस तरल की जांच पूरी कर लेंगी, उसके बाद हम इसे बाजार में उतारने के अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। लैन केके खड़ी हो गई और कीनली से कहा, क्या आप खुद कंपनी देखने नहीं आएंगी, डायरेक्टर लैन? कीनली ने पूछा। मुझे प्रेसिडेंट कीन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। लिडू ब्यूटी स्किन को आपके हाथों में छोड़कर मुझे पूरी तरह निश्चिंतता है। इतना कहकर लैन केके चैनहा के साथ कीनली के निजी कमरे से बाहर निकल गई। प्रेसिडेंट कीन, क्या ये तरल वास्तव में उतना ही चमत्कारी है जितना डायरेक्टर लैन ने कहा? लैन केके के जाने के बाद कीनजू ने पूछा। जांच के बाद पता चलेगा कि यह वास्तव में इतना चमत्कारी है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इस बार हमारी लिडू ब्यूटी स्किन क्रीम पूरी दुनिया में लॉन्च की जाएगी। कीनली ने उत्साह से रेजुविनेटिंग वाटर की बोतल को कसकर पकड़ लिया। अध्याय 49, ज़ांजिया पर्वत की ओर। यूमो ने पूरी प्रक्रिया के दौरान रेड मैंशन के निजी कमरा नंबर 18 के अंदर की हर चीज़ को अपने डिवाइन सेंस से ढक रखा था। हालांकि निम्न स्तरीय संसारों को वुजी रेल्म के ग्रैंड डाओ के नियमों द्वारा दबाया जाता था और ऐसे संसारों में आने वाले शक्तिशाली लोगों की क्षमताएं कमोबेश उस संसार की अधिकतम सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती थीं, फिर भी यूमो का डिवाइन सेंस बहुत बड़ी दूरी तक फैल सकता था। उसी समय यूमो ने यह भी महसूस किया कि वुजी रेल्म के ग्रैंड डाओ के नियम मानो उसके बल को दबाने के लिए दांत पीसकर संघर्ष कर रहे हों। शायद इसका संबंध यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस से था, लेकिन यूमो ने इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया। किसी संसार का विकास वास्तव में बहुत कठिन था, इसके परिणाम रातों रात दिखाई नहीं दे सकते थे। तुम्हारे विश्वविद्यालय के दिनों वाली ठंडी और सुरुचिपूर्ण देवी वास्तव में असाधारण है। यूमो ड्राइविंग सीट पर बैठा और लैन केके को कार का दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए देखा। आह, मैं तो घबराकर मरी जा रही थी, लैन केके ने कहा। चूंकि इस बार तुम मेरे साथ क्योटो जा रही हो, शायद तुम अपनी माँ और बहन से मिलना चाहोगी, यूमो ने कहा। तुमने मुझे पूरी तरह समझ लिया है। तुम काफ़ी समय से उनसे दूर हो। उन्हें दोबारा देखने से तुम्हें भी थोड़ी शांति मिलेगी। कारों का काफिला रवाना हो गया। रेड मैंशन में कीनली और कीनजू फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ी नीचे जाते हुए काफिले को देख रही थीं। प्रेसिडेंट कीन, हमारी नई अध्यक्ष इतनी साधारण नहीं लगती। अगर वह इतनी साधारण होती तो चैनहा उसके साथ खड़ा होने को तैयार क्यों होता? कीन ली ने कहा। तो बॉस, क्या हमें जांच करनी चाहिए? फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अभी उसका लिडू ब्यूटी स्किन के प्रति कोई वैर नहीं है। इसके बजाय मुझे ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि उसके पीछे कौन है। उसके पीछे मौजूद व्यक्ति। सोचो तो सही, ल्यू परिवार की सारी परेशानियां लैन केके की वजह से शुरू हुईं। हमें पहले जो जानकारी मिली थी वह शायद सिर्फ अफवाहें थीं। इतनी प्रभावशाली उपस्थिति वाली महिला मैंने बहुत कम देखी है। कीन ली ने भावुक होकर कहा। क्योटो, ज़ांजिया पर्वत। वुजियू पर्वत की तरह ही ज़ांजिया पर्वत का भूभाग बेहद खतरनाक था। अंतर सिर्फ इतना था कि वुजियू पर्वत एक खड़ी चट्टान से सुरक्षित था, जबकि ज़ांजिया पर्वत की रक्षा उससे भी ऊंची एक चोटी करती थी। क्योंकि पर्वत श्रृंखला का आकार दो हाथियों की सूंड जैसा था और बीच का समतल भूभाग सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले कवच जैसा दिखाई देता था, इसलिए इसे ज़ांजिया अर्थात हाथी का कवच नाम दिया गया था। जब वाहनों का काफिला ज़ांजिया पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो आगे जाना संभव नहीं था। चैनहा बहुत ज़्यादा लोगों को साथ नहीं लाया था। कुल मिलाकर केवल लगभग 10 लोग थे और सभी उन्हीं विशेषज्ञों में से थे जिन्हें उसने खुद चुना था।
चून की लैंड केके ने पोशाक और कपड़े के जूते पहन रखे थे, इसलिए पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना उसके लिए मुश्किल होता। इसलिए यू मो ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और हवा में चलते हुए ज़ांजिया पर्वत की एक सूंड के साथ उस स्थान की ओर बढ़ने लगा जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। चेन हाँ उसके ठीक पीछे चल रहा था। जहां तक बाकी 10 अधीनस्थों की बात थी, वे भी निगल की तरह हल्के और फुर्तीले थे और पीछे नहीं रह गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बीच हांगकांग आइलैंड फंग परिवार। चढ़ाई का सामान तैयार है। परिवार के मुखिया, सब तैयार है। जैसे ही हमें लिडू ब्यूटी स्किन में भाग लेने की अनुमति मिल जाएगी, हम ज़ांजिया पर्वत में मौजूद स्पिरिट एसेंस वेन निकालने के योग्य हो जाएंगे। बहुत अच्छा। सोचो, एक छोटी सी स्किन केयर कंपनी के पास अकेले एक स्पिरिट एसेंस वेन है। स्वर्ग द्वारा दिए गए ऐसे उपहार को बर्बाद करना वास्तव में शर्म की बात है। मास्टर फंग, बधाई हो। पर्याप्त स्पिरिट क्रिस्टल्स के साथ आपकी कल्टिवेशन अगले स्तर तक पहुंच सकती है। फंग जियनजांग ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर सम्मान की सीट पर बैठे प्राचीन वस्त्र पहने बूढ़े दाओस्ट से कहा, जो चाय पी रहा था। मृत मनुष्य अपनी मर्जी से इमॉर्टल्स की वस्तुओं को अपवित्र करने की हिम्मत करते हैं। वास्तव में उन्हें डिवाइन पनिशमेंट का जरा भी डर नहीं है, मास्टर फंग ने ठंडी आवाज में कहा। फैंग है। एलिगेंट स्टूडियो। अपने उद्घाटन के पहले ही दिन फंघाई शहर के शॉपिंग सेंटर के बीचों बीच एक शानदार ढंग से सजाई गई किताबों की दुकान दिखाई दी। ऐसा कौन सा व्यस्त ऑफिस कर्मचारी होगा जो अपने ब्रेक के दौरान पढ़ने, चाय पीने और बातचीत करने के लिए किसी शांत और सुरुचिपूर्ण जगह पर जाना नहीं चाहेगा। एलिगेंट स्टूडियो की फर्श से छत तक फैली खिड़कियों ने तुरंत बहुत से ग्राहकों को आकर्षित कर लिया। हर खिड़की के पास नाशपाती की लकड़ी की मेजें थीं और उनके चारों ओर किताबों की अलमारियां थीं। चाय और पे सेल्फ सर्विस थे। इस्तेमाल की जाने वाली चाय यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस की पीच ब्लोसम टी थी। पे स्वयं यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस के शुद्ध झरने के पानी से बनाए जाते थे। जहां तक कॉफ़ी की बात थी, उसे कई हेहुवैंग स्टोन पौधों से तैयार किया जाता था, जिन्हें यू मो ने अपने खाली समय में यूं ही लगा दिया था। ये बाजार की किसी भी अन्य कॉफ़ी से कहीं अधिक शुद्ध और स्वादिष्ट थी, बस थोड़ी महंगी थी। एक कप चाय 500 युआन, एक पे 800 युआन और एक कप कॉफ़ी 1000 युआन की थी, और सब कुछ सेल्फ सर्विस था। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि एलिगेंट स्टूडियो में कोई भी व्यक्ति 1 घंटे से अधिक समय तक नहीं टिक सकता था। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की वजह से अगर सामान्य लोग वहां 40 मिनट से अधिक रहते तो उनके रक्त और ची में अचानक वृद्धि होने लगती। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें ऐसा महसूस होता कि उनका शरीर फटने वाला है। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट आता तो वह मुश्किल से 10 या 20 मिनट अधिक टिक पाता। आही को भी यह अजीब लगा। वह 2 घंटे से अधिक समय से एक मेज पर बड़े ध्यान से पढ़ रही थी, जबकि उसके आसपास बैठे लोग 3 बार बदल चुके थे। हालांकि इन सीमाओं का एलिगेंट स्टूडियो की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। जो सामान्य लोग वहां आए थे, उनमें से कुछ केवल उसकी शानदार सजावट से आकर्षित हुए थे। अधिकांश लोगों को यूमो द्वारा तीसरे खंड में छोड़ी गई कुछ जीवनियों को पढ़ना पसंद आया। वे पिछले 10,000 वर्षों में वूजी रेल्म की छोटी बड़ी कई रोचक कहानियां थीं। उनमें से हर एक को एक उत्कृष्ट कृति माना जा सकता था। और जो मार्शल आर्टिस्ट्स वहां आए, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें वहां क्या मिलेगा। पहले खंड में इतनी सारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स थीं कि उनकी संख्या शाओलिन टेम्पल के स्क्रिप्चर पवेलियन के बराबर थी। इसके अलावा हर किताब अद्वितीय और बेजोड़ प्रति थी। यू मो के फंघाई छोड़ने के बाद बीते थोड़े से आधे दिन में ही एलिगेंट स्टूडियो की शुद्ध आय 1 मिलियन युआन तक पहुंच गई थी। चीनी लोगों की सामान्यतः नागरिक गुणवत्ता काफ़ी अच्छी थी, विशेषकर फंघाई जैसे बड़े चाइनीज़ महानगर में। किसी ने सिर्फ इसलिए कोई किताब अपनी गोद में नहीं छिपाई क्योंकि एलिगेंट स्टूडियो में एक भी कैमरा नहीं था। न ही किसी ने बिना भुगतान किए बार से चाय उठाए। कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स तो यूमो की बनाई पीच ब्लॉसम टी पीने के बाद पूरी चायदानी ही पी गए और फिर आराम से कोड स्कैन करके चाय के शुल्क के रूप में 1 लाख युआन का भुगतान कर दिया। चाय की पूरी चायदानी पीने के बाद उस मार्शल आर्टिस्ट को अचानक महसूस हुआ कि उसकी कल्टिवेशन अगले स्तर तक पहुंचने वाली है, इसलिए वह तुरंत वहां से चला गया। और जब वे मार्शल आर्टिस्ट जो एलिगेंट स्टूडियो में पूरे 1 घंटे तक रहे थे, उन्हें पता चला कि वहां ध्यान और कल्टिवेशन करना घर की तुलना में 10 गुना से भी अधिक तेज था। तो कौन 10,000 युआन देकर 1 और घंटे के लिए रिन्यूअल कराने की परवाह करता? अगर 1 लाख युआन भी देने पड़ते तब भी वे खुशी खुशी भुगतान करते। ओह नहीं, मुझे आज दोपहर काम पर भी जाना है। मैं इसे कैसे भूल गई। अपनी किताब में पूरी तरह डूबी आई ही ने 2 घंटे से भी कम समय के अपने लंच ब्रेक का आनंद लिया था और अब वह आधे घंटे देर हो चुकी थी। जल्दी से उसने किताब को उसकी जगह पर वापस रखा और एलिगेंट स्टूडियो से बाहर निकल गई। अरे, तुमने देखा? वह लड़की 2 घंटे तक बिना हिले यहीं बैठी रही, पास में मौजूद एक मार्शल आर्टिस्ट ने हैरानी से कहा। हाँ, मुझे 1 घंटे और 3 मिनट बाद रिन्यूअल के लिए भुगतान करने जाना पड़ा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर फटकर मर जाएगा। हे, मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं 1 घंटा और 6 मिनट रुका। ज़ांजिया पर्वत की चोटी।
आह, तुम्हें क्या लगता है परिवार के मुखिया ने हम दोनों को इस कूड़े के ढेर की निगरानी करने के लिए यहाँ क्यों भेज दिया? सफ़ेद कपड़े पहने दो युवा मार्शल आर्टिस्ट जमीन पर बैठे मूंगफली खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। शिकायत करना बंद करो, वेतन कोई कम तो नहीं है, दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ने कहा। वे बाई यू और बाई यू थे, जुड़वां भाई। ये कहना कि इस पर्वत में आध्यात्मिक सौंदर्य है और यह आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ है, ये सब रहस्यमय बकवास है। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया, वह बदबूदार और बकवास करने वाला डाओस्ट भी परिवार के मुखिया को पूरी तरह बेवकूफ़ बना सकता है। शश, तुम उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकते। मैंने सुना है कि वह फंग शुई मास्टर है और बहुत शक्तिशाली है। मास्टर मेरी टांग, वह तो बस एक धोखेबाज है। अध्याय 50, आध्यात्मिक नस। शश, कोई आ रहा है। ... युनमो और बाकी लोग आध्यात्मिक ऊर्जा की आभा को महसूस करते हुए धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़े। चोटी पर छिपे फैंग परिवार के दोनों शिष्यों को युनमो ने स्वाभाविक रूप से खोज लिया था, लेकिन जमीन पर रेंगने वाली दो छोटी चींटियों से युनमो क्यों उलझता? क्या करें, बहुत सारे लोग हैं, संख्या से क्या फर्क पड़ता है। हम तो मार 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 मार्शल आर्ट्स की दिव्य संपर्क अवस्था, हवा में चलने वाला। तुरंत नीचे उतर जाओ और अपनी सांस रोक लो। उद्धरण चिन्ह ... मालिक, वहाँ। चोटी पर पहुंचते ही चेन हान ने फैंग परिवार के अधीनस्थों की ओर देखा। उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। युनमो की नज़रें चमक उठीं, जबकि वह अपने पीछे उठती विशाल पर्वत श्रृंखला को देख रहा था। वह पर्वत श्रृंखला ऐसी लग रही थी जैसे बादलों को भेदती हुई सीधे आकाश में धंसी कोई तलवार हो, बिल्कुल जर्नी टू द वेस्ट की गोल्डन रिंग वाली छड़ी जैसी। युनमो को एहसास हुआ कि यह मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ नहीं थी, बल्कि स्वाभाविक रूप से बनी थी। भूमि को घेरकर आत्मा का निर्माण करना और क्षेत्र के भीतर आध्यात्मिक नसों का संचय होना। आकाश और धरती से आशीर्वाद प्राप्त ऐसी पर्वत रचना में निश्चित रूप से यही एक आध्यात्मिक नस का जन्म हुआ होगा। ये जगह काफ़ी अच्छी है। लैनकेके को अपनी बाहों में थामे हुए युनमो धीरे धीरे नीचे उतरा और पर्वत श्रृंखला की जमीन का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने लगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आध्यात्मिक नस 8000 मीटर की ऊंचाई पर चोटी के शीर्ष में स्थित है, युनमो ने कहा। 8000 मीटर? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी केवल 8848 मीटर ऊंची है, लैनकेके ने हैरानी से कहा। यह आध्यात्मिक नस क्योटो की किस्मत को नियंत्रित करती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जितनी अधिक ऊंचाई होगी उतनी ही बेहतर किस्मत होगी, युनमो ने समझाया। तो मालिक, क्या इसका मतलब है कि इस बार हम खाली हाथ लौटेंगे? चेन हान ने पूछा। तुमसे किसने कहा कि मैं आध्यात्मिक नस के लिए आया हूँ? युनमो ने जवाब दिया। ओह, चेन हान एक पल के लिए निरुत्तर हो गया। इसके बाद युनमो आगे बढ़ता रहा और बाकी सभी उसके पीछे चल पड़े। ज़ियांगजिया पर्वत का दृश्य वास्तव में अनोखा था। आसपास की उष्णकटिबंधीय पौधों जैसी वनस्पतियां बहुत ऊंची उगी हुई थीं, लेकिन रास्ता अपेक्षाकृत समतल था, शायद किसी ने जानबूझकर बनाया था। संभवतः लिडू ब्यूटी स्किन के खनन कर्मचारियों ने। रास्ते भर घास ऊंची उगी हुई थी, पीली चिड़ियां उड़ रही थीं और पक्षी पेड़ों के बीच खुशी से चहचहा रहे थे। जल्द ही सभी को पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दी। उनके सामने एक छोटी सी धारा दिखाई दी। धारा का पानी कितना साफ है! लैनकेके आगे बढ़ी, धारा से मुट्ठी भर पानी लिया और थोड़ा सा पी लिया। कितना मीठा! ये स्पिरिट स्प्रिंग है, अमर हिबिकस के कच्चे माल में से एक। युनमो ने धारा के नीचे उग रहे सफ़ेद स्टेलेक्टाइट जैसे पत्थरों की ओर इशारा किया। स्पिरिट स्प्रिंग क्या ये धारा नहीं है? चेन हान ने उलझन में पूछा। युनमो ने सिर हिलाया, अपना हाथ हिलाया और 5 सेंटीमीटर से भी कम व्यास वाला एक छोटा पत्थर सभी के सामने हवा में तैरने लगा। यही स्पिरिट स्प्रिंग है। अपने हाथों की हल्की गति के साथ युनमो ने छोटे पत्थर को चूर चूर कर दिया और उसमें से दूधिया सफ़ेद तरल बाहर निकलने लगा। युनमो ने लापरवाही से एक तैयार की हुई जैड की बोतल निकाली, उसमें पूरा स्पिरिट स्प्रिंग इकट्ठा किया और बोतल चेन हान की ओर फेंक दी। इस तरह के जितने पत्थर मिल सकें उतने लेकर वापस शांत सम्राट मंडप में ले आओ। वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होंगे, युनमो ने कहा। जी मालिक। इसके बाद चेन हान ने सभी लोगों को बुलाया और काम शुरू कर दिया। इस बीच युनमो और लैनकेके धारा के किनारे किनारे साथ चलने लगे। ये जगह वास्तव में बहुत सुंदर है। अगर हम पहाड़ों में एक विला बना लें तो क्या यहाँ स्वर्ग जैसा जीवन नहीं होगा? लैनकेके ने लालसा से कहा। न इंटरनेट होगा, न बिजली, युनमो ने उसके बगल में शांत स्वर में कहा। ठीक है, लैनकेके तुरंत निराश हो गई। आज के समाज में उन दोनों चीज़ों के बिना यहाँ रहने का क्या मतलब था? तुमने कहा था कि तुम किसी महत्वपूर्ण चीज़ की तलाश कर रहे थे। क्या वह अभी मिला स्पिरिट स्प्रिंग था? लैनकेके ने पूछा। स्पिरिट स्प्रिंग निश्चित रूप से एक खजाना है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक नस से भी अधिक मूल्यवान कुछ है, युनमो ने कहा। क्या? स्पिरिट आए? वह स्वाभाविक रूप से बनी आध्यात्मिक नस जीवित होती है, हालांकि उसका जीवन अभी परिपक्वता तक नहीं पहुंचा है।
अगर मुझे आध्यात्मिक नस की स्पिरिट आई मिल जाए तो मैं एक और आध्यात्मिक नस विकसित कर सकता हूँ। युनमो ने जियांगजिया पर्वत की तरह वुजियू पर्वत में भी एक प्राकृतिक आध्यात्मिक नस बनाने की योजना बनाई थी, जिससे वहां संरचनाएं स्थापित करने की मेहनत बच जाती। उस स्थिति में मेरी पिछली इच्छा पूरी हो सकती है और साथ ही इंटरनेट और बिजली भी होगी, लैंग के मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, युनमो ने पुष्टि की। हम यहाँ पहुँच गए। धारा के अंतिम छोर पर युनमो ने दरारों से ढके एक सफ़ेद स्टेलेक्टाइट जैसे पत्थर को उठा लिया। ये पत्थर पिछले स्पिरिट स्प्रिंग वाले पत्थर से कहीं बड़ा था। यह ऐसा लगता है जैसे ये जन्म देने वाला हो, लैंके ने अजीब पत्थर को देखते हुए कहा, मानो वह किसी भी क्षण टूटकर बिखर सकता हो। पफ्ट, लैंके के प्यारे हाव भाव ने युनमो को हंसा दिया। ये स्पिरिट आई है, इसे वुजियू पर्वत में दफना देना। जल्द ही यह अपने खोल से बाहर निकल आएगी, तब वुजियू पर्वत की प्राकृतिक आध्यात्मिक संरचना आकार ले लेगी, युनमो ने कहा। मंडप स्वामी, मंडप स्वामी। दूर से शांत सम्राट मंडप का एक अधीनस्थ जल्दी जल्दी उनकी ओर आया। मंडप स्वामी, राजधानी के युन परिवार और फैंग परिवार के लोग आ चुके हैं। दिव्य संपर्क अवस्था के 4 विशेषज्ञ हैं, अधीनस्थ ने तुरंत सूचना दी। इतनी जल्दी? युनमो मुस्कुराया। कौन कौन है? युनमो पहले से जानता था कि फैंग परिवार के दोनों अधीनस्थ वापस जाकर सूचना दे चुके थे। युन परिवार से परिवार के मुखिया युन बटियन और दूसरी पीढ़ी के युन जियानहुआ तथा युन जियांगुओ। फैंग परिवार से 3 दिव्य संपर्क विशेषज्ञ। उनकी उम्र देखकर लगता है कि सभी 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, अधीनस्थ ने बताया। युनमो ने सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से लैंग के का हाथ थामा और धीरे धीरे उसी रास्ते से वापस चल पड़ा। युनमो के बड़े हाथ में अपना हाथ थामे हुए लैंग के का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे यह अनुचित नहीं लगा। आखिरकार वे दोनों लगभग सब कुछ कर ही चुके थे। चेन हान, फांगहाई में अपने छोटे से क्षेत्र की रक्षा करने के बजाय तुम बार बार क्योटो आ रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा युन परिवार अस्तित्व में ही नहीं है? युन परिवार के मुखिया युन बटियन ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए गरज कर कहा। क्या जियांगजिया पर्वत तुम्हारे युन परिवार की संपत्ति है? चेन हान ने पलटकर पूछा। लिडू ब्यूटी स्किन की अध्यक्ष किनछिंग हमारे युन परिवार से संबंधित हैं। भले ही जियांगजिया पर्वत की जमीन हमारी न हो, लेकिन इस स्पिरिट स्प्रिंग के खनन अधिकार युन परिवार के पास हैं, युन बटियन ने घोषणा की। हा, क्या मजाक है? बूढ़े कुत्ते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि अध्यक्ष का पद किसने 1 अरब में बेचा था? यहाँ युन परिवार की बोलने की क्या हैसियत है? चेन हान ने बिना पीछे हटे जवाब दिया। तो क्या इस बूढ़े व्यक्ति को बोलने का अधिकार है? फैंग परिवार की भीड़ में से 100 वर्ष से अधिक उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। बूढ़े व्यक्ति से निकलने वाली तीव्र जीवन ऊर्जा को महसूस करते हुए चेन हान ने प्रारंभिक रूप से उसे दिव्य संपर्क की 5वीं अवस्था का विशेषज्ञ माना। पूरे हाक्सीय क्षेत्र में भी उसे शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ माना जाता। एक ऐसा लड़का जो अभी अभी दिव्य संपर्क में पहुंचा है, क्या वह हमारे फैंग परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करता है? पीछे से 80 वर्ष से अधिक उम्र का एक और बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। दिव्य संपर्क की 4थी अवस्था। दिव्य संपर्क अवस्था के 5 विशेषज्ञों का एक ही स्थान पर इकट्ठा होना ये वास्तव में दुर्लभ दृश्य था। तुम चाहते क्या हो? चेन हान ने पूछा। उसके अधीनस्थ पहले ही युनमो को सूचना देने जा चुके थे, जो संभवतः लौटने वाला था। चेन हान का काम केवल समय खरीदना था, लेकिन अगर उसे पता होता कि युनमो पास की एक पहाड़ी से अपने अधीनस्थों के साथ सब कुछ देख रहा है, तो वह ऐसा नहीं सोचता। युनमो सामने नहीं आया, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों में चेन हान के प्रशिक्षण के परिणाम देखना चाहता था।